जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? डियर पार्टिसिपेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? वेरी गुड जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आज का एजेंडा ये है कि इंशाल्लाह एज यू कैन सी के ISA 560 और इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद वी वुड बी कम्प्लीटली डन विद ऑडिट रिपोर्ट, और उसके अंदर जो जो मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, जो जो इंक्लूजन हो सकती हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स की, उसके बाद विल लुक एट कंपनीज एक्ट 2017 ऑडिट रिपोर्ट, और देखेंगे कि उसमें और जो ISA 700 की ऑडिट रिपोर्ट हमें सजेस्ट हुई है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, हमें किसको फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था 2013 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी for 9 marks. Discuss the matter you would consider in the above situation, number 1, and the possible impact. So discussion भी करनी है, फिर impact भी बताना है ऑडिट रिपोर्ट में। दो हेडिंग्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्या क्या मैटर डिस्कस करेंगे और पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा। तो और मैंने कहा था इसमें कुछ हमें रिजर्वेशन भी है। सो डिड यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन? क्या फीडबैक है आपकी, क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है? आई वुड लाइक टू नो। हाँ जी, पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, करो। जी फरूक, आप अनम्यूट हैं, आप बात करें। जी सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी जी। अच्छा सर, वो अगर आप अलाउ करते हैं तो विंटर 14 में ज़्यादा मसला है, वो पहले मैं डिस्कस कर लूँ सर, या यही पहले सर करना है? विंटर 14 जो मैंने क्वेश्चन इसका नंबर, दूसरा क्वेश्चन दिया था, जी जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 सर। ISA 570 वाला। जी सर, 570 प्लस 710। जी जी, चलें आप उसमें से पूछ लीजिए, जी बताइए। जी जी। अच्छा, उसमें सर जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना, जो मैंने जो बनाया सोल्यूशन और फिर जब उसको कंपेयर किया, वो ये जी सर मसला आ रहा है कि मेरा तो सिरे से ही गलत हो गया था इस सेंस में कि वो ICAP ने ये सजेस्ट किया हुआ था कि ये पिछले साल में होना चाहिए था। उसका मुझे समझ नहीं लग रहा कि ये पिछले साल में इसको प्रोवाइड फॉर क्यों करना चाहिए था। क्या पिछले साल में होना चाहिए था? सर जो रिपोर्टिंग डेट के बाद लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ दिसंबर 13 में, और वो हम्म बैलेंस था सितंबर 13 पे आउटस्टैंडिंग, हम्म और जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग सितंबर 14 था। हम्म तो उसमें मेन ये इशू था कि जो इसकी प्रोविजन है वो लास्ट ईयर में होनी चाहिए रीस्टेटमेंट के थ्रू, ना कि करंट ईयर में। तो इसकी समझ नहीं लग रही थी। हाँ, क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट था ना, एज पर IS 10। सर लेकिन वो जो ये लिक्विडेशन का प्रोसेस है ये तो शुरू हुआ है दिसंबर 13 में जाके, जबकि ये जो इसकी जो रिपोर्ट है वो 25 दिसंबर को वो हो गई हुई थी साइन। 25 दिसंबर को हुई थी, 20 दिसंबर को वाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और जी आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये कंडीशन सितंबर 13 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। जी जी ये तो सर, ये मुझे स्टार्ट ही। समझ नहीं। जी जी अच्छा, अब जरा इसके बारे में गौर कीजिएगा। देखें, एक ईयर एंड पे हमारा बैलेंस था सितंबर 13 पे। आप ये जी कह सर। रहे हैं कि उस टाइम तो कोई मसला नहीं होगा, ये जो भी प्रॉब्लम हुई है कंडीशन ही ईयर एंड के बाद लग रही है, यही जी इशू जी है जी ना? यही कॉन्सेप्चुअल अब मसला जरा है। गौर से देखें, देखिए जो वाइंडिंग अप प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया 20 दिसंबर। देखिए, जब कोई कंपनी अपने आप को डिक्लेयर कर देती है ना और कोर्ट में चली जाती है कि वाइंड अप, तो ये रातों रात तो बैठ के ख्याल नहीं आता। सही है ना? जी यानी अगर 20 दिसंबर को वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसका जी जी मतलब सर। ये तो नहीं होगा कि 19 दिसंबर को सब कुछ सही था, वो आराम से सही तरह से सोए और सुबह उठ के ख्याल आया ओहो हम तो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, हमारे तो हालात बड़े ख़राब हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना? जी जी ऑब्वियसली सर। वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब है कि the entity would be struggling for a long time। सही। इससे तो हम एग्री करते हैं। जी जी सर, अच्छा, ठीक।
है ना, हम एग्री करते हैं। अब मसला जी ये है कि कितना होगा ये पीछे से। देखें, जब एक कंपनी अपने आप को प्रोसेस में चली रही वाइंडिंग अप, उससे पहले पता नहीं कितना अरसा, आपको पता ही है कि मार्केट में अगर कोई बंदा अपने आप को कह देना कि भाई मेरी कोई सकत नहीं है, तो उसने जो थोड़े बहुत मार्केट से पैसे लेने हैं वो भी उसके ज़ाया हो जाते हैं। लोग नहीं देते कि यार ये करोड़ों पैसे दबा लो, ये तो जा ही रहा है, ये तो आउट हो रहा है इसको। तो वो जी बड़े अरसे से कोशिश कर रही होती है एंटिटी, कभी किसी से पैसे पकड़, कभी किसी से टोपी जी घुमा, चक्कर चलाए, तो वो बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रही होती है। अब यहाँ ठीक पे सितंबर और दिसंबर, यानी ईयर एंड सितंबर है और ये 20 दिसंबर है, तो अक्टूबर जी सर नवंबर दिसंबर, इवन लेस देन 3 मंथ्स है, 90 डेज जी से भी सर कम। तो यहाँ पे जी अज्यूम प्लॉजिबल एजम्पशन यही है कि वो सितंबर 2013 पे ही एक्चुअली प्रॉब्लम में था, हमें नहीं जी पता था। तो ठीक हमें सर पता होना जरूरी नहीं है, हमें ये देखना है कि क्या उस डेट पे वो प्रॉब्लम में था, हमारा ये डेट डाउटफुल तो नहीं था, बेशक हमें पता हो या ना पता हो। तो जी सर दिसंबर वाल 13 के जो 20 दिसंबर 13 को जब वाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमें कंफर्म हो गया कि ये सितंबर में ही मसला स्टार्ट हो गया हुआ था। और जो जी कि सर हम रिपोर्ट इशू कर रहे थे 25 दिसंबर 13, तो जी सबको पता चल गया था। मैनेजमेंट को भी IS 10 लगा देना चाहिए था, एडजस्टिंग इवेंट, और जी ऑडिटर को भी स्टेज 1 के अंदर ये चीज़ कंफर्म कर लेनी चाहिए थी। स्टार्ट होने का मतलब है पता नहीं वो कितने अरसे से होगा, और 3 महीने तो कोई मसला ही नहीं होता, ये तो प्रॉब्लली 6 मंथ्स से मसले चल रहे होते हैं। ठीक सर। और सर ये इसमें इसको इस क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क ही लें कि जब भी इस तरह का अगर मिलता है तो यही ज्यूम किया जाए फिर वाइंडिंग अप के केस में। हाँ, हाँ, लेकिन देखें, मैं इसलिए थोड़ा सा एतराज कर रहा हूँ इसको बेंचमार्क बनाने से कि इसमें तो बड़ा क्लियर है मानी। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में लिखा हो कि वो, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि उसका एक शिप जो है वो सिंक हो गया और उसकी वजह से वो 20 दिसंबर को वाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब जी सर उसने जो वजह बताई है उसके वाइंडिंग का प्रोसेस होने की, वो वजह क्लियर नजर आ रही होगी क्वेश्चन में कि सितंबर के बाद है। तो फिर ये ठीक सर चीजें सारी बदल जाएंगी। फिर ये क्वेश्चन ठीक इस तरह से नहीं होगा, फिर उस तरह से होगा जैसे आपने इसको, इस क्वेश्चन को बेस बना दिया है। तो हमें वो जरा देखना ठीक पड़ेगा कि कंडीशन, अगर कोई कंडीशन के बारे में हिंट नहीं है और वाइंडिंग अप प्रोसेस ईयर एंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, इट इज ऑलवेज प्लॉजिबल टू अज्यूम कि ये ईयर एंड से मसला लाजमी स्टार्ट हुआ होगा। ठीक सर। अच्छा सर इसमें इसमें जो रिपोर्ट की डेट है उसके बाद है इसकी कोई बेरिंग है, यानी कि 20 दिसंबर को स्टार्ट हुआ 25 को वो है, इसकी तो कोई बेरिंग नहीं है ना सर? इसकी बेयरिंग ये है कि ये एडजस्टिंग इवेंट था। IS 10 25 दिसंबर तक लगता है, मैनेजमेंट को भी एडजस्ट करने चाहिए थे फाइनेंशियल्स, और ऑडिटर को भी अंडर आई से 560 स्टेज 1 में, उसको भी ये इवेंट जो है, वो जो स्टेज 1 में हम पढ़ते हैं, जी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स अकरिंग अप टू, तो ये उसकी भी ड्यूटी में फॉल होता है। ठीक सर। मतलब अच्छा ये सर इसी दोनों से जी गलती हुई, मैनेजमेंट से भी और ऑडिटर से भी। जी जी सर ठीक हो गया सर। इसमें एक क्वेश्चन एक और था 7-10 के हवाले से। हाँ जी। इसमें जो सजेस्टेड सॉल्यूशन था उसमें उन्होंने इसको कहा है कि रीस्टेट ही करेंगे सर, सही यानी है। कि हमने सर 3 सिनेरियोज पढ़े थे। सही अच्छा है। जो अच्छा सर इसके जो एग्जामिनर कमेंट्स है ना सर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसमें एक ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो मैं पढ़ देता हूँ सर। कि जी। इसमें से लिखा था कि सम ऑफ देम इवन मेंशन्ड दैट प्रीवियस ईयर्स ऑडिटर्स शुड बी आस्क्ड टू गिव अ रिवाइज्ड रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन द करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which could have been relevant in case of comparative financial statements approach which was not the case। अच्छा सर हम्म। हमने हमने जो रिवीजन है वो इसमें भी पढ़ी है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी पढ़ी है, लेकिन ये बिल्कुल जो पढ़ी। जी इसके जो एग्जामिनर कोई बात कमेंट्स हैं नहीं, वो रिस्ट्रिक्ट कर। हाँ, वो हम ना एग्जामिनर की थोड़ी सी, आई वुड से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मार्जिन बना लेते हैं। और जी आपने स्टैंडर्ड भी पढ़ा, मैंने भी आपको बताया। यूजुअली ऐसे ही समझा जाता है क्योंकि हमने लास्ट ईयर के ओपिनियन कंपैरेटिव के अंदर देना होता है लाजमी, तो लोग अक्सर ये ख्याल पाया जाता है कि फिर रिवाइज फाइनेंशियल सिर्फ कंपैरेटिव नहीं होनी चाहिए, जबकि स्टैंडर्ड भी बड़ा क्लियर है 510 में कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में भी जी मैनेजमेंट जब मर्जी चाहे यू कैन आस्क फॉर रिवीजन। इवन आज मैं आपके साथ 560 करने के बाद एक क्वेश्चन करूंगा, तो मेरा जी ये पॉइंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर एग्जामिनर की उस ऑब्जर्वेशन को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे।
ठीक सर, ठीक। और सर तो ये मतलब हमारा नॉलेज ठीक है, आई नो दिस कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। जी जी सर, ये जो अब वो पहला क्वेश्चन था उसमें जस्ट एक चीज पूछनी थी कि उसमें 5-10 का जो 3+3 वाला पॉइंट था वो भी मेरे ख्याल में आने चाहिए थे सोल्यूशन के अंदर, हमें वो भी मेंशन करने चाहिए थे कि वो भी लगाएंगे, तो वो अब मेंशन आप नहीं इस था पे, वो। जी हाँ जी अब सर। आप इस पे आ गए हैं, ये 13D के जो जी 7B है। जी सर। अच्छा, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि 5-10 वाला इस, लगाना चाहिए था, 3 and 3, हाँ ठीक है, ओके। वो उसमें नहीं है, तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक है कि वो भी मेंशन करना चाहिए था सोल्यूशन में कि जी ये भी लगाएंगे, ओवरऑल 3+3 वाला जो हमारा बिल्कुल पॉइंट ठीक था। ऑब्जर्वेशन है हमारा। देखिए हमने 9 पॉइंट्स बनाने हैं, जी जैसे सर। भी 9 पॉइंट्स रेलेवेंट पूरे हो गए, हो सकता है एक एरिया में 13 पॉइंट्स बनते हो, आपने कोई से 9 लगाने हैं और बात कंप्लीट करनी है। और पॉइंट वेरी वेल टेकन के दिस कैन ऑल्सो बी मैंशनड, कौन सी रिक्वायरमेंट में डिस्कस द मैटर वुड यू जी जी दैट वुड सर। यू वुड कंसिडर, जी उसके अंदर जी बिल्कुल हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि आई से 5-10 ओपनिंग बैलेंसेस की स्टैंडर्ड की जी जी कंप्लाइंस हमने इंश्योर करनी है, बिल्कुल ठीक जी है। जी। और सर इसमें और लास्ट ये इसमें कोई, ऑब्जर्वेशन। जी जी जी। इसमें लास्ट ये ऑब्जर्वेशन थी कि सर इसको वो इस क्वेश्चन में अज्यूम किया हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्वेंट्री के केस में, तो सिर्फ हम्म, वो जो कंपेयर यानी कि जो क्वालिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू कंपेरेबिलिटी का जिक्र है, तो ये सर हाँ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री के केस में यही अज्यूम करेंगे हमेशा कि जी क्लोजिंग बैलेंस का कोई, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया तो ओपनिंग का उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे हमने भी डिबेट करनी है। इस अच्छा पॉइंट जो सोल्यूशन बनाया इस पे तो हमने डिबेट करनी है कि ये सही है या सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है, क्या होना चाहिए। इस पे तो हम आपसे अभी इनपुट लेंगे, अभी मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पढ़ के इसका सोल्यूशन भी पूरा पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये तो ठीक ये है तो सर। मेरा सवाल अभी बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर, ठीक है। चलें, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी ज़रूर करें। इनाम माइक पे करनी है डिस्कशन। ओके ठीक है जी, मैं आपको जनाब माइक कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है इनाम साहब भाई। अच्छा सर, एक एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि सर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या हम्म, समझते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होने का हकदार है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। अच्छा, वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स नहीं है। नहीं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल को ऐसे समझें, वो एक अलहदा दुनिया है, यानी हमने इस साल की फाइनेंशियल्स भी बनाई और इसके साथ पिछले साल की फाइनेंशियल अपनी हैसियत में लगाई हुई है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में ये होता है कि यार अच्छा, करंट फाइनेंशियल्स है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है। ठीक, ठीक हो गया, ठीक ठीक हो हो गया। गया। क्योंकि मुझे सर ये लग रहा था कि हमने हम्म, 706 में ये पढ़ा था कि अदर मैटर जो है वो अदर देन 5 स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, अदर देन हाँ किसी भी जी, मैटर के लिए है। ठीक लेकिन बात है। हम ज्यादा डिस्कशन जो है वो अदर मैटर की कर रहे हैं कंपैरेटिव में, एज कंपेयर टू हाँ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसमें नहीं नहीं हालांकि ठीक, एम्फेसिस ऑन मैटर आ रहा है, वो ठीक है, वो राइटफुल है। हाँ जी। नहीं, ये बस वे अदर मैटर्स देखें, अब अदर मैटर की फिलॉसफी आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अदर मैटर पैराग्राफ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग मैटर्स, नोट्स टू दी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये प्योरली ऑडिटिंग मैटर्स हैं, जो यूज़र जो ऑडिटर है वो अपने यूज़र के साथ जी, कम्युनिकेट करना चाहता है। और अभी आपने देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका ताल्लुक ऑडिटर के ओपिनियन से है कि ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करना है, लास्ट ईयर पे ओपिनियन देना है या नहीं देना, देना है तो अलहदा से देना है, करंट में देना है, तो ये ऑडिटर और यूजर के मसाइल हैं। इसीलिए आप देखें इस पूरे 7-10 के अंदर जहां भी हम कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ बना रहे हैं तो वो अदर मैटर के अंदर बात हो रही है, क्योंकि इसका ठीक, कोई फाइनेंशियल से किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो ऑडिटर का ओपिनियन, ये 7-10 बेसिकली ऑडिटर के लिए मसला है ना, इसीलिए इसमें अदर मैटर्स आ रहे हैं। सही, ठीक है बात, लेकिन बहरहाल आपने ठीक हो अच्छा गया। और सोचा सर कि एक इसको और इस तरह क्वेश्चन ये से था मेरा डिस्कस करने की कोशिश कि की कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी जी बताएं।
जी सर, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने पिछला ऑडिट किया है तो हमें ओएम देना होगा, अगर जो वो प्रेडिसेसर ऑडिटर जो वो रीइश्यू नहीं कर रहा रिपोर्ट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और साथ में नीचे भी जब हम वो सिनेरियोज में जाते हैं ओपिनियन वाले, तो उसमें भी आपने कहा जी कि ये भी बताना है कि वो उसने जो रिपोर्ट दी थी वो अमेंडमेंट से पहले की थी। ठीक है। तो सर ये हम दो दो अदर मैटर लिख रहे होंगे या एक ही अदर मैटर में जो है ना वो दोनों चीजें लिख रहे होंगे? ये हमारी मर्जी है। अदर मैटर पैराग्राफ में आप एक से ज्यादा मैटर भी लिख सकते हैं, जिस तरह एम्फेसिस ऑफ मैटर में भी एक से ज्यादा मैटर हाईलाइट कर सकते हैं, कैम में भी आप एक से ज्यादा मैटर हाईलाइट कर सकते हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में भी एक से ज्यादा बातें हो सकती हैं। तो एक पैराग्राफ का मतलब एक बात नहीं है, उसके अंदर एक से ज्यादा बातें भी हो सकती हैं जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। और सर एक लास्ट चीज मैंने ये पूछनी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के केस में हम इस तरफ जाते ही नहीं है कि प्रेडिसेसर ऑडिटर री इशू कर रहा है, यानी हमने अदर मैटर में वो 3 बातें देनी ही देनी है। लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि अगर तो वो रिवाइज कर रहा है या वो री इशू कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट, फिर हम ये 3 बातें भी नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों है सर? नहीं, अगर वो री इशू कर देता है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में जब अगर कोई ऑडिटर वो री इशू की कोई बात होती है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि आपने इस फाइनेंशियल के साथ लगानी है, वो री इशू उसने पहले ही कर दी होंगी। लिहाजा अब आप कुछ अरसे के बाद ये रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो इसमें अदर मैटर डाल के आप बातें लिखेंगे पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो री इशू वाला कॉन्सेप्ट है वो फिर करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट के साथ दोनों चीजें री इशू हो रही हैं। इसलिए चूंकि नीचे इस ऑडिटर की रिपोर्ट लगी हुई है, इसलिए वो पॉइंट नहीं उठता कि आप दोबारा से बताएं कि भाई लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट किया था, वो नजर ही आ रहा है। चल ठीक है सर, थैंक यू हाँ, बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा अब मैं अब आ रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं फरूक, ये उसमें एक मिस्टेक थी, एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन में। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में वो बात करनी थी, वो तो वो ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन में वो एक गलती थी। बिल्कुल ठीक है फरूक, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। अच्छा मैं एक बार ना अब इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करता हूँ 7B, फिर मैं इसके चला जाऊंगा सोल्यूशन पे। हम एक एक पॉइंट सोल्यूशन का पढ़ेंगे और डिबेट करेंगे कि ये बात ठीक है या नहीं है। ठीक है तो वेल एंड गुड, ठीक नहीं है तो क्या खराबी है और मजीद क्या पॉइंट हो सकते थे उसके अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज जी। इंशाल्लाह हसन, इंशाल्लाह जो प्लान है नेक्स्ट मंडे को हाइब्रिड क्लास होगी जी, जो जो अभी तक मेरे इल्म में है। ठीक है, नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह हमारी हाइब्रिड क्लास होगी फ्रॉम द कैंपस इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 7 में ए के अंदर ये था कि एक नया इनकमिंग ऑडिटर आ रहा है इन प्लेस ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो आउटगोइंग ऑडिटर है उसने XYZ एंड कंपनी ने लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई किया था बिकॉज ऑफ 2 रीजन। नंबर 1, previous auditor was unable to physically verify the factory building, ये एक इशू था, and to observe physical inventory count, दो इशूज। एंड यू कैन सी के दोनों लिमिटेशन है। तो वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में हमने ये दोनों रीजंस दिए होंगे, और फिर रीजन देने के बाद हमने जो है उसके अंदर क्वालिफाई किया ओपिनियन, क्योंकि दोनों को मिला के जब हमने देखा तो इस मैटर, दोनों मैटर को मिला के उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो 5% ऑफ प्रॉफिट से प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम कहें कि भाई सारा का सारा मटेरियल एंड परवेजेज है तो हम डिसक्लेम कर दें ओपिनियन को। तो प्रीवियस ऑडिटर ने दो लिमिटेशन की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। अब उसकी रीज़न जो मर्जी हो, आपको पता है लिमिटेशन जिस वजह से मर्जी हो, उस रीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि हम टू सिंपैथेटिक हो जाएं या टू हार्श हो जाएं। लिमिटेशन लिमिटेशन है फॉर वट एवर रीजन, चाहे सर्कमस्टांसिस की वजह से हो, चाहे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या नेचर ऑफ प्रोसीजर की वजह से हो, या सर्कमस्टांसिस या मैनेजमेंट की वजह से। अच्छा, हाउएवर अब हमारे करंट ईयर की बात हो रही है। हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ करंट ईयर्स ऑडिट, अब हम ABC एंड कंपनी है, was able to observe the physical inventory count। हमने
इस साल के ऑडिट में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व कर लिया। कौन से काउंट को ऑब्जर्व कर लिया? ओपनिंग की बात हो रही होगी या हमारा अपना ऑडिट में जो हमने क्लोजिंग को वेरीफाई करना है उसकी बात हो रही है? क्लोजिंग की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक। तो ये भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने ओपनिंग को तो जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग उसी पे तो क्वालिफाई किया था, तो वो बात तो खत्म हो गई। तो ये तो अब बात हो रही है हमने अपना क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर लिया एंड ऑल्सो कैरी आउट physical verification of factory building as the law and order situation has improved. इसका मतलब है जो लास्ट ईयर ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन थी कि उसने फैक्ट्री बिल्डिंग को फिजिकल वेरीफाई नहीं किया, हमने अपनी रिपोर्टिंग डेट पे फैक्ट्री बिल्डिंग को फिजिकल वेरीफाई कर लिया। तो फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हुई, इसका मतलब है प्रीवियस ऑडिटर को डाउट था कि पता नहीं फैक्ट्री बिल्डिंग, उसने बिल तो देख लिए होंगे, अमाउंट भी देख ली, तो वो फिजिकल नहीं देख सका, तो प्रॉब्ली उससे जो एग्जिस्टेंस असर्शन है बिल्डिंग की वो कंफर्म नहीं हुई। तो आज हमने ईयर एंड पे फैक्ट्री बिल्डिंग वो जाके देख ली, उस जगह में कहीं हो सकता है वॉर ब्रेकआउट हो रही हो या मे बी वो कोरोना वाला एरिया हो, इन्फेक्टेड एरिया हो, तो अब सिचुएशन क्लियर हो गई, हमने जाके देख ली। तो इसका मतलब वो एग्जिस्टेंस असर्शन जो प्रीवियस ऑडिटर प्रीवियस ईयर एंड के एंड पे वेरीफाई नहीं कर सका था, हमने इस साल के एंड पे वेरीफाई कर ली। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे पहले तो आप एक चीज का यहाँ पे एट द आउटसेट जवाब दें कि ये दो इश्यूज थे इस साल, अगर बिल्कुल ऐसे ही पढ़े, ईयर एंड के ऊपर कोई इशू अभी तक आउटस्टैंड कर रहा है, या दोनों रिजॉल्व हो गए हैं, या दोनों ही अनरिजॉल्व हैं, या एक रिजॉल्व हो गया एक रिजॉल्व नहीं हुआ है? क्या सिचुएशन है इन दो प्रीवियस ईयर की जो क्वालिफिकेशन थी? क्या लगता है आपको? जवाब कह रहे हैं इन्वेंट्री वाला मामला, ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी वो तो अपनी जगह अनरिजॉल्व रहा, हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो वेरीफाई नहीं हुई, बिल्डिंग जो है रिजॉल्व। ओके, दोनों रिजॉल्व है, नाम कह रहे हैं दोनों रिजॉल्व हो गए हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे रिजॉल्व हो गई उसके बारे में तो उसने कोई नहीं कहा। क्लोजिंग हो गई, बट व्हाट अबाउट ओपनिंग? क्या हमने उसके लिए कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाए? ओपनिंग, क्लोजिंग से ओपनिंग नहीं वेरीफाई हो सकती, वो उसके लिए आपको एक काउंट करके वर्क बैक करना है। ना ना ना, वर्क बैक इतना लंबा वर्क बैक नहीं कि आज रिपोर्टिंग डेट को करें और 12 महीने पीछे वर्क बैक करें। 90 डेज से ज़्यादा वर्क बैक नहीं होता, स्टैंडर्ड ने जो मैं गाइडेंस दी, याद रखना है 90 डे रूल। 90 दिन से ज़्यादा वर्क बैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, डैट इज़ टू रिस्की, स्टैंडर्ड वोंट अलाउ। इसका मतलब है एक मामला रिजॉल्व हो गया फैक्ट्री की फिजिकल एग्जिस्टेंस का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, बट ओपनिंग इन्वेंट्री वाला मसला स्टिल रिजॉल्व रहा, और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम अपने तौर पे वेरीफाई कर चुके हैं। अब मैंने आपके साथ वन बाय वन इसके सोल्यूशन को आपके साथ डिस्कस करना है एज पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एक्सरसाइज। एंड वी ऑल नो के रीडिंग अ सोल्यूशन बिफोर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इज नॉट मार्क्स कैसे ले सकते। करते हैं बात फैसल, अभी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही, अभी कर लेते हैं फैसल। फैसल चले मैं आपकी बात को कहता हूँ, करंट ईयर का प्रॉफिट अनअफेक्टेड कैसे? अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में आप श्योर नहीं है, तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, वो प्रीवियस वाली लेंगे जिसके ऊपर एविडेंस नहीं मिला, तो आप कैसे श्योर हो रहे हैं कि इस साल का प्रॉफिट ठीक है? जी फैसल, अब आप इस बात का जवाब देंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर हम इस साल के प्रॉफिट की वर्किंग में, ये तो आप एग्री करते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल वेरीफाइड ही नहीं थी, तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि इस साल का प्रॉफिट ठीक है? दानिश, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, करंट ईयर प्रॉफिट इज रॉन्ग नहीं, आई वुड से करंट ईयर प्रॉफिट मे बी रॉन्ग, क्योंकि जहां लिमिटेशन होती है हमें नहीं पता, हो सकता है वो फिगर ठीक हो सकता है गलत हो सकता है थोड़ी गलत हो सकता है थोड़ी सही हो, इसलिए मे बी रॉन्ग, मे बी अफेक्टेड।
नहीं फैसल, जो आप बात कर रहे हैं वो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग के हवाले से तो ठीक है, बट इस साल की इंडिविजुअल प्रॉफिट और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दोनों गलत हैं। हाँ, इस साल की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ठीक हो गई है, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट प्रॉफिट और लॉस गलत है, ये पॉइंट ठीक है। सो 2 सालों का मैंने एग्जांपल भी दिया, 100+100 टोटल रिटेन अर्निंग 200 है, बट एक साल का प्रॉफिट पीछे 110 हो गया, इस दफा 90 हो गया, तो टोटल तो 200 ही रहेगा, बट दोनों सालों के इंडिविजुअल प्रॉफिट खराब हैं। ठीक है जी, अब फैसल अब आपको क्लिक हो जाना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस तो खराब है, वो 5-10 याद करें, इलिस्ट्रेशन 1 एंड 2 गो। हाँ गुड, ओके जी। मिस्टर जाफर हुसैन जो कह रहे हैं नेक्स्ट मंडे नहीं, फिनिश नहीं होंगी, हाइब्रिड होगी, इसी तरह ऑनलाइन जो लोग ऑनलाइन ले रहे होंगे जिस तरह आज ले रहे हैं, इसी तरह वो मंडे को भी ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पता चलेगा, सिवाय इसके कि मैं अपने ऑफिस से बैठ के आज ये ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह जो प्रपोज प्लान है, आई विल बी टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम द कैंपस। So the guys who are taking online class, they won't feel any difference. उनके लिए बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ ये कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस चेंज हो जाएगी, बट ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बिल्कुल उसी तरह फील होगी। और आप में से जो लोग ऑप्ट इन करना चाहेंगे, कैंपस में आना चाहेंगे, दे कुड सी मी पर्सनली स्टैंडिंग देयर डिलीवरिंग द लेक्चर एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली इन पर्सन। और ऑनलाइन के क्लासेस हम इसी तरह ले रहे हैं, सो दैट वुड बी अ कंप्लीट हाइब्रिड मॉडल। ठीक है जी, hope things are clear now about the class, so now we can move to this solution। क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया जी अच्छी तरह, और अब हम देखते हैं सॉल्यूशन वन बाय वन। तो जिस तरह हमने कहा था कि क्वेश्चन में दो चीज़ें करनी है, कि आपने सबसे पहले ये बताना है कि आप इस क्वेश्चन में डिस्कस करें कौन कौन से मैटर्स आप कंसिडर करेंगे। तो हमने एक हेडिंग बना दी, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, और दूसरा है पॉसिबल impact on audit report। अगेन आई वुड से कि ये ज़रूरी नहीं है दो हेडिंग बनाएं, आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं वही रिक्वायरमेंट को, कि फॉलोइंग मैटर्स वुड बी कंसिडर्ड एंड द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट आर एज फॉलो, डॉट 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 करके ना। लेकिन अगर उसने रिक्वायरमेंट में दो बातें अलग-अलग की हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि आप ज़रा अलग-अलग जवाब दें। लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो वो कंफ्यूजन आपके आंसर में नहीं आनी चाहिए, एक ही हेडिंग बनाएं, इकट्ठी रिक्वायरमेंट, दोनों को इकट्ठा एड्रेस कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ही हैं। तो 9 मार्क्स आपको लेने हैं किसी तरह। आइए जी, मैं फर्स्ट बुलेट पढ़ने लगा हूं और आपने मुझे बताना है ये बात ठीक है, ठीक नहीं है, गलत है, सही है क्या। फर्स्ट बुलेट, whether auditors are in a position to obtain sufficient appropriate audit evidence with respect to quantities of inventories at the beginning of the year by means of other operating procedures। तो बेसिकली ये वो पॉइंट कह रहा है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई तो आपने ये कंसिडर करना है क्या हम ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ इन्वेंट्रीज को थ्रू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक ये पॉइंट हमें कंसिडर करना चाहिए। डू यू कंसिडर इट इज अ वैलिड पॉइंट? Do you consider it is a valid point? बिल्कुल ये बहुत valid point है, especially in the case because last year auditor could not confirm the closing inventories because of the law and order situation। तो हो सकता है जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई हो ईयर एंड पे तो उसने कह दिया लॉ ऑर्डर सिचुएशन, बट जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई हो सकता है उसी वक्त ही क्लियर हो गई हो। तो वी कुड ऑलवेज आस्क द मैनेजमेंट के जनाब अगर आप समझते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्योंकि हमें इस साल भी वो अफेक्ट करेंगे हमारे ऑडिट को, तो अगर आप बेहतर समझते हैं तो हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल ये बात जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। बल्कि क्या ख्याल है, यहाँ पे एक बुलेट और भी ऐड हो जाना चाहिए। अभी क्लास के शुरू में फरूख साहब ने उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई कि आइए से 5-10 में वो जो 3 and 3 है, 3 and 3 पूरा स्टैंडर्ड ही नहीं छापना शुरू कर देना। सिंपल आप ये करना है, पहली चीज़ हमें ये कंसिडर करनी है कि चूंकि हम इनकमिंग ऑडिटर हैं, एक टर्म लिखनी है आपने, नंबर उसके मिलेंगे,
हमारे लिए इस साल की जो ऑडिट अपॉइंटमेंट है ये एंगेजमेंट के लिए खास नाम स्टैंडर्ड में बना हुआ है। ये किस टाइप की एंगेजमेंट है, क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, ये कौन सी एंगेजमेंट है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, यस। तो पहला पॉइंट ये बनना चाहिए जो फारूक साहब ने शुरू में हाईलाइट किया था कि भाई ये हमारे लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है एंड वी शुड कंसिडर ऑब्टेनिंग। क्या है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हमारा रिस्क? जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस in case of initial audit engagement and especially in the case where two of the balances were qualified by the previous audit. ये है एक complete point, बेहतरीन point जिसका हमें जो है एक क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और ओपनिंग के ऊपर भी हमें स्पेशली अब जो दो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर अपने ओपनिंग इन्वेंट्रीज के ऊपर काम कर लिया। चलिए गुड हो गया, ये पॉइंट ठीक हो गया हमारा, टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑडिटर्स आर अनएबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence with respect to quantities of last year through audit procedures, अब देखें, it will imply that the matter giving rise to modification is still unresolved and the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statements। हाँ जी, इस पॉइंट से आप कितना एग्री करते हैं कि अगर वो ओपनिंग इन्वेंटरीज वाला मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमें करंट ईयर को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? तो बात कह रहे हैं यस, इनाम कह रहे हैं डिसएग्री। अभी तो हमारा आपस में खड़ा पड़ेगा। अच्छा, एग्रीड। चलें जी, एग्री की तरफ ज़्यादा वेट आना शुरू हो गया है। फहीम भी कह रहे हैं एग्री, और भी कोई मुझे एक दो बताएं, आंसर बताएं। ठीक है, पार्टिसिपेट करें इसमें। अगर ओपनिंग इन्वेंटरी वेरीफाई ना हुई हो तो क्या करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा? एग्रीड, क्यों नहीं करना पड़ेगा? ये क्लासिक एग्जांपल ही तो है, आईए से 510 तो हो रही है बात, यही तो पढ़ा था इलस्ट्रेशन 102 में। इस साल की ओपनिंग इन्वेंटरी वेरीफाई नहीं हुई है तो ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो 510 में इलस्ट्रेशन 1 भी लग सकती है और इलस्ट्रेशन 2 भी लग सकती है, लेकिन ये तो फैक्ट है हमें करंट पीरियड की फाइनेंशियल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये 510 की इलस्ट्रेशन 1 और 2 वाला क्लासिक है। इसके साथ इस बुलेट को भी पढ़ लेते हैं, तो ये बात ठीक है। हाँ, हो सकता है, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब देखें, एग्जामिनर खुद ओवरलैप कर रहा है मैटर्स और पॉसिबल इम्पैक्ट। मैंने कहा इकट्ठी हेडिंग बना लें, सही है। ये पॉइंट पढ़ते हैं, द क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू नॉन वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ लास्ट ईयर इज नॉट रेलेवेंट एज द ऑडिटर इज एबल टू फिजिकली वेरीफाई द बिल्डिंग। तो चूंकि दो इश्यूज थे, तो पहले हमने जर्नल 510 इनिशियल ऑडिटिंग इवेंट जर्नल ओपनिंग बैलेंसेस की बात की, फिर हमने कहा ओपनिंग इन्वेंटरीज को देखें, अलहदा से वेरीफाई करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा वो कह रहा है नॉन वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग जो है ये रेलेवेंट नहीं है एज ऑडिटर इज फिजिकली। इस बुलेट के बारे में सिर्फ बात करें, ये ठीक है कि नहीं? ये वाला बुलेट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ये महानूर ने एक पॉइंट लिखा है ऑन कंपेरेबिलिटी। महानूर, कंपेरेबिलिटी तो तब आएगा जब हम 710 में आए, और 710 में आने के लिए याद रखें वो जो इलस्ट्रेशन है ना, मैंने आपको उनकी वो थी लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री में मसला है ना तो 710 में जाने से पहले 510 पकड़ लेगा उसे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको उस दिन भी हाईलाइट किया। अगर इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक नहीं तो आपकी इस साल की फाइनेंशियल ही ठीक नहीं है, मैटर इज नॉट रिजॉल्व। तो चाहे इलस्ट्रेशन 1 लगाएं, इलस्ट्रेशन 2 लगाएं, 510, और 510 की इलस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट है, उसका 710 से कोई ताल्लुक नहीं। कंपेरेबिलिटी और वो मामला बाद में उठते हैं अगर पिछले साल की ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई वुड अगेन थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो 510 ज्यादा रेलेवेंट होता है। पहले देखना है यार 510 के मसले तो नहीं है, अगर 510 का मसला ना हो फिर 710 के मसले के बारे में सोचेंगे।
तो हर जगह लास्ट ईयर में प्रॉब्लम 710 में नहीं है ना, पहले 510 के बारे में सोचना, अगर 510 नहीं है फिर 710 है। इस एंगल से आप भी लिखेंगे। मैं अभी आगे रिपीट करता हूँ और पॉइंट करता हूँ। ये दूसरा पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, बिल्डिंग तो क्लियर है, इसके ऊपर तो कोई मसला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्डिंग ज्यादा तो हो सकती है, नहीं ज्यादा वैल्यू की बात नहीं हो रही, फिजिकल एग्जिस्टेंस की वैल्यू तो उसकी वही होगी जो लास्ट ईयर है, यही सिर्फ डेप्रिसिएशन हुई होगी। वैल्यू तो पिछले ऑडिटर ने भी वेरीफाई कर लिया। फिजिकल, इसलिए मैंने कहा एग्जिस्टेंस असर्शन की बात हो रही थी। इंशाल्लाह असर्शन आपको याद ही है, उसकी प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन और उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस और राइट्स सब वेरीफाई हो गया था सिवाय एग्जिस्टेंस के। तो एक्यूरेसी अगर खराब होती तो ऑडिटर मेंशन करता है, एक्यूरेसी के ऊपर कोई डाउट नहीं था, एविडेंस मिल गए हुए थे। तो वैल्यू की बात नहीं हो रही है, एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है, वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसको फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, सो वैल्यू की बात ही नहीं थी, इसीलिए हम इस पॉइंट को डाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट। अब ये तो हमारे लिए मीनिंगलेस है कि पॉसिबल इम्पैक्ट मैटर, हम इकट्ठे पॉइंट डिस्कस करें। अच्छा जी, अब मैं पढ़ने लगा हूं ये वाला पॉइंट पहले। अब ये पॉइंट आपने मेरे साथ डिबेट करना पहले। इवन इफ द अबव मैटर्स आर रिजॉल्व्ड, ऑडिटर शेल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इन ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर मैटर पैराग्राफ। उसमें क्या स्टेट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर who has issued a qualified opinion due to non-observance of inventory count and date of prior year auditor। ये पॉइंट ऑन इट्स ओन बताएं सही है कि वो मैटर रिजॉल्व हो या ना हो। पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर मॉडल है, क्या हमने इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ लिख के वो 3 बातें करनी है? हाँ, क्योंकि याद करें ये 510 में भी ये बात लिखी हुई है। हाँ, उसकी एग्जाम्पल या उसके बारे में डिटेल 710 में मिलती है। तो अगर लास्ट ईयर ऑडिटर किसी और ने किया है ऑडिट, और डेफिनेटली किया हमारे लिए इनिशियल, तो वो बातें इसके अंदर होंगी। हाँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छा पॉइंट दानिश कह रहे हैं, इसमें एक खराबी है, इसमें एक खराबी है, खराबी नहीं है, एक डेफिशिएंसी है कि लास्ट ईयर ऑडिटर, आपको तो मैंने कहा था ये फैक्ट बताना है कि लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट किया। नंबर 2, अगर उसका ओपिनियन अनमॉडिफाइड है ठीक है, और डेट ऑफ, लेकिन अगर उसका ओपिनियन मॉडिफाइड है तो रीजन भी बताना है। तो चूंकि उसका ओपिनियन क्वालिफाइड था, रीजन में एग्जामिनर ने सिर्फ ये लिखा है यहाँ पे प्लस, क्योंकि 2 रीजन से वेरिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन लगी थी। तो दूसरा रीजन भी हमें यहाँ लिखना चाहिए था जो सोल्यूशन में मिस है, कि ड्यू टू नॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ इन्वेंट्री काउंट एंड physical verification of factory building। ये भी मैंने प्लस कर, ये भी वहां ऐड होना चाहिए, एंड डेट ऑफ, तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं जो आखिरी एक बुलेट रह गया, जो मैं सबसे एंड में पढ़ने लगा हूँ। Auditor shall explain in the audit report that the audit opinion has been modified because of the effects or possible effect of unresolved matter on the comparability of current टू में जो मामला लगता है कब, जब लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री वेरीफाई ना हो, लास्ट ईयर की क्लोजिंग भी वेरीफाइड हो और इस साल की भी क्लोजिंग वेरीफाई हो, फिर हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस पे किसी चीज पे कोई फर्क नहीं है। हाँ, कंपेरेबल नहीं रही चीज, लेकिन यहाँ तो हमने देखा है कि कंपेरेबिलिटी की बात नहीं करनी है, यहाँ तो 510 के मुताबिक हमें करना है। और इसमें आप
अब बात करेंगे मार्क्स लेने के लिए। इलस्ट्रेशन 1 भी यूज कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 1 क्या था, यू मे क्वालिफाई होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन 2 क्या था, आप स्प्लिट ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्या कि प्रॉफिट और लॉस और जो कैश फ्लोज हैं वो क्वालिफाई कर दें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। तो यहाँ जो उसने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड बनाया वो 710 की इलस्ट्रेशन 2 लगा दी, जो कि अप्लाई नहीं होती है। यहाँ तो आपने 510 की इलस्ट्रेशन 1 या इलस्ट्रेशन 2 को हाईलाइट करना था, तो 9 मार्क्स हैं। दोनों बातें करनी चाहिए थी कि हम होल फाइनेंस, यहाँ कंपेरेबिलिटी की तो बात ही नहीं है, ये तो करंट ईयर की फाइनेंशियल खराब हो रही है, उसमें क्या प्रॉफिट खराब हो रहा है। अब उसकी वजह से आप पूरी फाइनेंशियल को क्वालिफाई कर दें, जो कि हम करते हैं, कहीं भी खराबी हो। या 510 ने हमें इजाजत दी है ओपनिंग इन्वेंट्री के केस में इलस्ट्रेशन 2 में कि आप रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और कैश फ्लो को क्वालिफाई कर दें और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उससे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें, नेमली स्प्लिट ओपिनियन। ये चीज यहाँ पे गलत डिस्कस हुई है और वो हुई नहीं डिस्कस। इफ लॉ अलाउज, बहुत अच्छी बात की ना, इफ लॉ अलाउज हमें क्या देना चाहिए। तो इस तरह आपने 9 मार्क्स हैं, जेन में लिखने से पहले थॉट्स को रीअरेंज कर लें, मैंने क्या क्या बातें करनी है, 9 पॉइंट्स क्या होंगे। कई दफ़ा एक पॉइंट है जो बहुत बड़ा होता है ना, फिर उसके 2 मार्क्स भी मिल जाते हैं। अब लेकिन बहरहाल आप कोशिश करें कि तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पॉइंट्स नौ बनाएं और कोई पॉइंट याद रखें 2-2.5 लाइनों से कम नहीं होना चाहिए। आधी लाइन लिख के डोंट एक्सपेक्ट के आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। चेक दी कंप्लायंस ऑफ ISA 510, मैं एग्जामिनर हूँ 0 नंबर दूंगा, ये तो रट्टा लगा हुआ है, ओपनिंग में 510 लगाना है। 510 में करना क्या है, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है एंड वी नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, चाहे आप 510 का नंबर लिखें या ना लिखें, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो मैं 1 नंबर दूंगा। अगर आप सिरे भी लिखेंगे चेक दी, इस सिचुएशन में डिस्कस दी मैटर में चेक दी कंप्लायंस ऑफ ISA 510, 0 नंबर है, 0 नंबर। तो असल एसेंस बताना जरूरी है उसके अंदर। कंपेरेबिलिटी इशू तो तब होता अगर लास्ट ईयर की ओपनिंग होती तो कंपेयर, इस दफा तो इस साल की फाइनेंशियल खराब है, तो फिर जब मेन फाइनेंशियली खराब होगी तो कंपेरेबिलिटी तो बात की बात है। यहाँ कंपेरे देखें, जब 510 लग रहा है ना तो कंपेरेबल तो रही नहीं, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, वो कहने की जरूरत नहीं होती। कंपेरेबिलिटी तब कहना है करंट फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, येट दे आर नॉट कंपेरेबल। तो यहाँ तो मेन फाइनेंशियल ही करप्ट हैं, तो फिर कंपेरेबिलिटी की बात उठानी ही नहीं है। वो फिर उसके अंदर 510 के अंदर कंपेरेबिलिटी वाला इशू बिल्ट इन है, उसको अगर आप हाईलाइट करते हैं ना तो हम करंट ईयर फाइनेंशियल की वैल्यू को डिग्रेड कर देते हैं, छोटे इशू की तरफ चले जाते हैं। जब आपने बड़ा इशू हाईलाइट कर दिया तो उसमें छोटा इशू ऑलरेडी कवर्ड है। जब बड़ा इशू नहीं होता फिर हम छोटे इशू को हाईलाइट करते हैं कि यार इसमें अभी भी मसला ये वाला। नहीं 710 नहीं कर सकते हैं, लगाना ही नहीं है 710 में, यहाँ 510 है। नहीं रॉन्ग, देखें 9 को अगर आपका पॉइंट वैलिड होगा और वो समझ में आ रहा होगा आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो आप उसके सोल्यूशन से मैच करें ना करें, आपका आंसर सही होना चाहिए, यू विल गेट द क्रेडिट। ये तो सजेस्टेड आंसर है वैसे भी, और ये वो आंसर नहीं है जिसके ऊपर आई कैप ने मार्किंग की है। ये तो हमारी गाइडेंस के लिए आई कैप के एक दूसरे डिपार्टमेंट ने सजेस्टेड आंसर बनाए हैं। दीज आर नॉट दोज आंसर ऑन द बेसिस ऑफ विच योर स्क्रिप्ट्स वर मार्क्ड। आपको पता है फिर डिस्क्लेमर्स भी तो होते हैं ना। हाँ जी, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ी सी तसल्ली कि हाँ यार 510 710 में अब थोड़ी सी बातें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। 510 ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जब 510 लग रहा है ना इलस्ट्रेशन 1 2 तो फिर कंपेरेबिलिटी की बात नहीं करनी, बहुत बड़ा इशू। जब 510 क्लियर हो फिर 710 में है कि यार आप देख लो कंपेरेबिलिटी का इशू है, कोई और मसले मसाइल हैं, तो हम उसकी बात भी करें। हाँ, मैं
अब चूंकि आपने ये बात मेरा ख्याल में अच्छी तरह समझ ली, अब मैं इसमें एक फाइनल वर्ड ऐड करने लगा। फाइनल वर्ड टू क्लियर एनी कंफ्यूजन जो कि अभी भी हो सकता है आपको आ जाए। मैं आपकी इस बात को मेरी बड़े ध्यान से सुनना। 710 की जो इलस्ट्रेशन 1 थी, 710 की इलस्ट्रेशन 1, उसमें क्या था अब जरा गौर करना है। लास्ट ईयर भी डेप्सन चार्ज नहीं हुई, वो भी मसला था। करंट ईयर में भी डेप्सन चार्ज नहीं हुई। इसका मतलब है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल भी गलत हैं, करंट ईयर के फाइनेंशियल भी गलत हैं। हमें करंट ईयर की फाइनेंशियल को क्वालिफाई करना है। अब हमने 710 की इलस्ट्रेशन 1 के अंदर करंट ईयर की फाइनेंशियल को क्वालिफाई किया और उसमें कंपेरेबिलिटी का वर्ड नहीं यूज किया हमने। अब जरा आप फाइनल बात करने लगा, 710 की जो इलस्ट्रेशन 1 है वो बिल्कुल आईएस से 510 की इलस्ट्रेशन 1 के इक्विवेलेंट है। फर्क क्या है? 510 में लिमिटेशन थी, 710 की इलस्ट्रेशन 1 में डिसएग्रीमेंट है। दोनों इक्विवेलेंट हैं, चाहे वो 510 में कर लें उसको डिस्कस या 710 की। यहाँ अभी जो एक बात हो रही थी ना कि हम 710 को डिस्कस कर सकते हैं, दो जवाब ने शायद पूछा था कि दोनों स्टैंडर्ड को, मैंने कहा था ना करें। टेक्निकली 510 की जो इलस्ट्रेशन 1 है या वो बिल्कुल कंपेरेबल है आईएसएस 710 की इलस्ट्रेशन 1 से। दोनों में क्या हो रहा है, करंट ईयर के फाइनेंशियल खराब है। दोनों का ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देखें एक ही तरह बना हुआ है। दोनों में हमने कहा है कि जनाब लास्ट ईयर में मसला था, करंट ईयर, दोनों में दोनों सालों को हाईलाइट किया हमने। फर्क सिर्फ है 510 की इलस्ट्रेशन 1 लिमिटेशन है, 710 की इलस्ट्रेशन 1 डिसएग्रीमेंट है। हाँ, जो 510 की इलस्ट्रेशन 2 है वो बहुत यूनिक केस है, वो सिर्फ इन्वेंट्री के केस में लगती है। और 710 की इलस्ट्रेशन 2 वो भी बहुत यूनिक है, वो सिर्फ कंपेरेबिलिटी के केस में लगती है। 710 की इलस्ट्रेशन 2 भी बहुत यूनिक है, करंट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से पिछले साल की फिगर इस साल से कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो और 710 की इलस्ट्रेशन 1 में दोनों ईयर खराब है, 510 इलस्ट्रेशन 1 दोनों ईयर खराब है। तो ये एक छोटा सा इसमें एक मैंने ऐड ऑन किया, मैंने कुछ में कर दूं तो 510 की इलस्ट्रेशन 1 लिमिटेशन, 710 की इलस्ट्रेशन 1 डिसएग्रीमेंट। 710 की इलस्ट्रेशन 2 वो भी लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन है लास्ट ईयर की ओपनिंग। तो थोड़ा सा ना आप इन लाइंस पे दोबारा आप देखिएगा आराम से और अपने नॉलेज को सेटल कीजिएगा, नहीं तो फिर मेरे से आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, 510 की इलस्ट्रेशन 2 स्प्लिट ओपिनियन है फरूख। स्प्लिट ओपिनियन ये है कि खराब तो है करंट ईयर की फाइनेंशियल, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री में सिर्फ इतना हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को खराब कह दें, बैलेंस शीट सही है तो बैलेंस शीट को सही कह दें। तो 510 की इलस्ट्रेशन 1 या 2 दोनों में करंट ईयर खराब है, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में हम करंट ईयर में सिर्फ वो दो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करें, ये खराब है, बैलेंस शीट ठीक है, उसको ओके कर रहे हैं। और इलस्ट्रेशन 1 में सेम फैक्ट्स हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी फाइनेंशियल को उड़ा रहे हैं, बैलेंस शीट को भी क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं, इलस्ट्रेशन 2 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते 710 की, क्यों? वो 710 की इलस्ट्रेशन 2 में लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्रीज खराब है, इसलिए कंपेरेबिलिटी का इशू आ रहा है। तो कंपेरेबिलिटी याद रखना है, लास्ट ईयर के भी पहले को मसले हैं तो कंपेरेबिलिटी है, वरना लास्ट ईयर के मसलों से करंट ईयर पे भी इफेक्ट आ जाता है और आप मेन ईयर को जब उड़ा देते हैं तो फिर कंपेरेबिलिटी की बात नहीं करनी। जब मेन को उड़ाने की बात आ गई ना, चाहे वो 510 की इलस्ट्रेशन 1 है, चाहे 510 की इलस्ट्रेशन 2 है, चाहे 710 की इलस्ट्रेशन 1 है, इन तीनों में करंट ईयर खराब है तो बड़ा मसला है। इसमें वो छोटा मसला ऑलरेडी कवर्ड है। जब करंट ईयर और लास्ट ईयर दो खराब है करंट ईयर, तो वो ऑब्वियसली कंपेरेबल नहीं, लेकिन फिर कंपेरेबिलिटी का जिक्र नहीं करना। जब आप एक बड़ी चीज मसले की निशानदेही कर दी है तो छोटे को हाईलाइट करने से वो बाज़ दफा जो बड़ा इशू है वो डिमीन हो जाता है, उसकी वैल्यू या उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ी लूज हो जाती है। तो 710 इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल यूनिक केस है, उसको हम किसी के साथ मैच नहीं करेंगे। 510 की इलस्ट्रेशन 1, 2 और 710 की इलस्ट्रेशन 1 ये आपस में बहरहाल फिर भी कंपेरेबल हैं, क्योंकि तीनों इलस्ट्रेशन में 510 की दोनों 710 की 1 में बहरहाल करंट ईयर खराब है, करंट ईयर खराब है। चाहे वो ओपनिंग इन्वेंट्रीज इस साल की वजह से खराब है, चाहे डिप्शन ना चार्ज करने की वजह से खराब है, लेकिन बहरहाल करंट ईयर खराब है। चलिए जी, गुड।
अच्छी क्वालिटी की डिस्कशन। आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ द क्लास, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी की डिस्कशन इससे पहले बैचेस में कभी 5, 10 और 7, 10 को मिला के की है। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको फुल इंटीग्रेट करके जो है वो डिस्कशन की है। एंड आई एम रीजनेबली हैप्पी विद द प्रोग्रेस एंड द पिकिंग ऑफ द क्लास। गुड वर्क। नहीं उमर, 100 नहीं था मेरा ख्याल, उसमें टोटल मार्क्स लिखे हुए थे कितने? मेरा ख्याल है 24 या 25 होंगे शायद, आई गेस। 100 तो नहीं था। वो आपके 70 आ गए हैं उसमें। उसमें मार्क्स लिखे हुए थे। ये नहीं पता, शायद वैसे ही गलती से ना लिख दिया हो, या उसको वो प्रोजेक्ट ना कर दिया हो सकता है। वो परसेंटेजेस में हो सकता है, परसेंट वो उसको ग्रॉस अप कर दिया होगा। 24, 5 है तो उसको 4 टाइम्स कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, पहले चेक कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे। हमारा मुबारक हो जिसके अगर 80 मार्क्स आए हैं 24 में से। चलो जी, माशाल्लाह। अच्छा चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी डिस्कशन पे। आइए से 561 जल्दी से छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि फिर हम इसको अपने उस पर चलते हैं। हमने IS 10 पढ़ा, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और मेन पॉइंट ये देखा कि कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही है। हमें पता है, मैनेजमेंट को पता है, वो लहरा बात है, बट कंडीशन एग्जिस्ट हो रही थी, हमें नहीं पता। तो कंडीशन तो थी वहाँ पे, जिस तरह आज शुरू में फरूख साहब ने क्वेश्चन में हाईलाइट किया। एंड लिक्विडेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो लिक्विडेशन की अनाउंस या प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले पता नहीं कितने अरसे से प्रॉब्लम या मसले मसाइल चल रहे होते हैं जनरली। ओके। तो हमने कहा कि अप टू द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and under ISA 560 stage 1, auditor is responsible for all events occurring up to the date of audit report, and management is responsible for all events occurring up to the date of authorization of financial statements. And for all practical reasons, auditor sets the audit report date similar to डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे पहले अलाउ नहीं है करना। ऑडिट रिपोर्ट की डेट ऑथराइजेशन की डेट से पहले हो ही नहीं सकती, अलाउ ही नहीं है। और बाद में हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक सर्टन डेट के आगे, तो हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करें। सो इट वुड बी वेरी अनवाइज एंड फूल ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर के इफ एन ऑडिटर एक्सटेंड्स द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बियॉन्ड द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कोई ना थ्योरेटिकली भी कोई हो या कर दे, कर ही नहीं सकता ना, थ्योरेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। 12 स्टैंडर्ड में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बिफोर नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो फिर हमने 561 में स्टेज 1 पढ़ी कि जनाब ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स अकरिंग। ये इवेंट्स का रिस्पॉन्सिबल है। हमने एक टर्म कॉइन की कि एक्टिव ड्यूटी है। एक्टिव ड्यूटी के लिए हमने पैरा 6 एंड 8 में देखा, ड्यूटी ये है कि हमने आइडेंटिफाई भी करने इवेंट और इंश्योर करना है कि वो एडजस्टिंग या मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट थ्रू डिस्क्लोजर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम्हारे लिए एडजस्टिंग इवेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। और फिर इसके लिए हमें स्टैंडर्ड ने ऑडिट प्रोसीजर्स दिए हैं इस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। एक तो हमें हाईलाइट कर दिया कि नॉर्मल आप काम करते हैं वो आप करते रहें। 560 ने हमें कुछ फिर स्पेसिफिक पॉइंट दिए, 629 एंड A6 to A9 कीमती रिसोर्स है ये वाले पैराग्राफ। ये बड़े अच्छे प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड के अंदर बाकायदा लिखे हुए हैं, तो एग्जाम के अंदर भी हमें ये हेल्प कर सकते हैं। तो दिस वाज स्टेज 1। फिर हम आए थे स्टेज 2 में, और स्टेज 2 में ड्रास्टिकली जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई।
यहाँ तो था इवेंट्स आते हैं, अब फैक्ट्स, इवन स्टेज 3 के अंदर भी फैक्ट। और फैक्ट का आपको मतलब पता है कि फैक्ट एक हकीकत होती है जो बाद में आश्कार होती है, बाद में रिवील हो गया होता है, बट फैक्ट्स बाद में रिवील होते हैं। तो इस स्टेज का मतलब भी ये है कि हमारे नॉलेज में एक ऐसा फैक्ट आता है जो कि अदरवाइज डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक हो गया हुआ था, लेकिन पता हमें आज चल रहा है। कब पता चल रहा है? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशू। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे कुछ, हाँ ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ये एक शर्त है, इट शुडंट बी अ ब्रांड न्यू इवेंट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद अगर केस कोई सेटल हो रहा है, कंपनी केस हार जाती है, अब कुछ नहीं करना, अब ये नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हो गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑथोराइज हो गए हैं। IAS 10 और IAS 560 की कंप्लायंस उन डेट्स तक देखनी थी। उसके बाद अब जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ब्रांड न्यू इवेंट है, वो नेक्स्ट ईयर देखे जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेट्स रखी, रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेट है वो 30 जून है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही हैं 30 सितंबर को। ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी हमने 30 सितंबर रखी। तो मैनेजमेंट प्लान कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिंटिंग होनी है, प्रूफ रीडिंग होनी है और फिर डिस्पैच। तो 5 अक्टूबर को कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जो है वो उन्होंने डिस्पैच करनी है, अपलोड करनी है SEC की जो दुनिया शेयर होगी, तो 5 अक्टूबर को। और ये फैक्ट हमारे सामने आ गया 2 अक्टूबर को। तो 30 सितंबर गुजर गई है, 5 अक्टूबर को फाइनेंशियल इशू होने वाले, 2 अक्टूबर को हमारे सामने फैक्ट आया है। और फैक्ट को हमने बड़ा क्लियरली पढ़ लिया था स्टैंडर्ड के पैराग्राफ से। ना इशू डेट और अप्रूव डेट नहीं, अप्रूव डेट है 30 सितंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट है 5 अक्टूबर। क्योंकि अप्रूव हुआ, ऑडिट रिपोर्ट हुई, प्रिंटिंग होती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है, उसमें 5-7 दिन लगना नॉर्मल बात है। ठीक है, ओके। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूएंस का मतलब सिंपल ये समझ लें, व्हेन द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू नो। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक इशू नहीं होंगी, सिर्फ ऑडिटर और मैनेजमेंट को मालूम है कि रिजल्ट्स क्या हैं, उन फाइनेंशियल्स में क्या है, उससे पहले किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी को पता नहीं है। जिस दिन फाइनेंशियल इशू होगी उस दिन होल वर्ल्ड इज गोइंग टू नो कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या था और फाइनेंशियल में क्या था। अच्छा, 2 अक्टूबर को हमारे सामने वो बात आई, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने वो स्टैंडर्ड का वो पैराग्राफ भी बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि ये फैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा वो हाईलाइट कर देता हूँ कि फैक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, ताकि वो हमें क्लियर रहे। पैरा 6 के अंदर हमने देखा था, बल्कि राधे सॉरी, पैरा 10 के अंदर हमने पढ़ा, पैरा 10 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ड्यूटी वाली बात, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पैसे ड्यूटी। मैं एक दफ़ा दोबारा पैरा 10 पे आ रहा हूँ। ये देखें, a fact become known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of auditor report may have caused the auditor to amend the auditor report. It's not a brand new event, ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका हुआ है ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले, पता आज चला। इसलिए ऑडिटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। तो वो जो पीछे हमने 6 से 9 और ये 6 से 9 में प्रोसीजर पढ़े, वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक होते हैं, उसके बाद हमें नहीं लगाने होते। अब वापस नोट में आते हैं। नोट में लिखा है पैसिव ड्यूटी तो है, लेकिन अब हमारे सामने अगर कोई दीज फैक्ट बिटवीन 30 सितंबर एंड, बिल्कुल सही, और मैंने वो ज्यूम लिया, एग्जांपल लिया कि सपोज ये हमारे पास 2 अक्टूबर को सामने आया, ये इवेंट होना है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में, बिल्कुल। तो मैंने ज्यूम किया 2 अक्टूबर को सामने, और ये हमें फैक्ट कैसे पता चलेगा, ये भी मैंने एग्जांपल आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया, या तो मैनेजमेंट खुद बताएगी, हमें थ्रू सोशल मीडिया पता चल सकता है,
या हमारी फाइल्स का रिव्यू हो रहा हो इन हाउस या आई कैप या पीयर रिव्यू कोई भी हो रहा हो, कहीं से भी ये फैक्ट सामने आ सकता है। सही है, फर्म को खुद भी पता चल सकता है फाइल रिव्यू करने से, आई कैप के रिव्यू से भी पता चल सकता है, क्लाइंट भी डिस्कस कर सकता है, और थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कोई खबर हमारे सामने आ सकती है। ठीक है, अब जो ही हमारे सामने 2 अक्टूबर को ये खबर आई, पैरा 10 कहता है आपने 3 काम करने हैं, और वो मैंने यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख भी दिए हैं। यू नीड टू डिस्कस दिस मैटर। किससे डिस्कस करना है? यू नीड टू डिस्कस दिस मैटर। किससे डिस्कस करें? किसके सामने जाके अपना दुख रोएं? किससे डिस्कस करें कि ये क्या हुआ? एनी आइडिया? मैनेजमेंट। हाँ हमजा, सोर्स मैटर्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स, लेकिन बहरहाल सोर्स कोई भी हो, हमें उसको डबल चेक जरूर करना है, उसको डबल चेक करना है, उसको इंश्योर करना है। हाँ, डिस्कस करना है मैनेजमेंट, सर ये क्या हुआ, क्या किया। डिस्कस करने के बाद दूसरा काम डिटरमिन करना है। एनी आइडिया डिटरमिन से क्या मुराद होगा? डिस्कस करें और फिर डिटरमिन करें। एनी आइडिया डिटरमिन करने से क्या मुराद है? किस चीज की मॉडिफिकेशन? किस चीज की मॉडिफिकेशन? जवाब, हाँ वेरी राइट। हमें ये डिटरमिन करना है कि क्या इस फैक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता भी है या नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है एक फैक्ट सामने आए, लेकिन जब डिस्कस हो पता चले ओहो नहीं नहीं सर ये नहीं, फैक्ट नहीं है, ये तो ब्रांड न्यू इवेंट है, सॉरी हम भी गलत समझे थे, आपको भी परेशान किया, तो आप कहेंगे ओह जान बची लाखों पाए। या हो सकता है वो वाकई ये फैक्ट हो, बट जब आपने बैठ के क्लाइंट के साथ, क्लाइंट ने उसकी मटीरियलिटी चेक की, तो पता चला कि यार ये तो है ही मटीरियल, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ना भी करें तो खैर है। तो डिटर्मिन ये करना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अमेंड करने की जरूरत भी है या नहीं है। हो सकता है फैक्ट हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है ना, अल्लाह की तरफ से बंदा कहता है ओ यार ये तो जान बची लाखों पाए, बस अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, वरना हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चलें जना मुबारक हो, मंगवाएं जी कॉफ़ी, मंगवाएं स्नैक्स में, और आइंदा नेक्स्ट टाइम लेट्स बी ऑल वेरी केयरफुल कि ऐसी सिचुएशन ना हो। इस दफ़ा तो बचत हो गई है, तो डिस्कस करें और फिर डिटर्मिन करें। तीसरा इसमें पॉइंट है, अगर जब आपने डिटर्मिन किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो फिर तीसरा सवाल, नाउ यू नीड टू इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। हाँ जनाब, आप बताएं आप कितने अरसे में इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये अमेंडमेंट लगाएंगे, क्योंकि अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पहले अमेंड होनी चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल्स भी गलत और उसके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट लगी है वो भी गलत। तो आइए पैरा 10 में आपको दिखाते हैं क्या लिखा। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो देन ऑडिटर शुड, ये मैंने कहा था, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड डू चार्ज विद गवर्नेंस। नेक्स्ट, डिटरमिन वेदर द फाइनेंशियल्स नीड अमेंडमेंट। तीसरा पॉइंट, एंड इफ सो, क्योंकि अगर डिटरमिन किया नहीं तो फिर तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, तो अगर लगे तो फिर तीसरा, इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जनाब, क्या टाइम फ्रेम है, कब आप दोबारा रिवाइज ये अमेंड कर रहे हैं, हमें कब देंगे, फिर हम कब देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 3 काम करने हैं। मैं इसको ना DDI कहता हूँ, DDI करना है, डिस्कस, डिटरमिन एंड इंक्वायर। तो DDI करें, अगर कोई फैक्ट सामने आ जाए तो हमेशा DDI करें। ये ऐसे मैंने अपने याद करने के लिए लिखा, मेरा पैरा 10 में DDI करें। अच्छा, जब आपने DDI किया, इनफैक्ट डिस्कस और डिटरमिन किया, तो फिर अब डिफरेंट प्रोपोजिशन बनेगी, ये बात भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो वही होगा, हर बात के 2 जवाब हो सकते हैं, तो वो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। अच्छा, 1 मिनट, ईशा की अजान की आवाज़ आ रही है, हम ज़रा 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, वेट करते हैं फॉर अजान की।
अच्छा जी, वेलकम है। सो हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, डिटरमिन किया, तो वही वाली बात हुई कि चलें शुक्र है जी बचत हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है तो बस ठीक है, कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, सलाम दुआ करके वापस अपने ऑफिस आ जाएं, क्योंकि आप डिस्कस करने फॉरेन क्लाइंट के ऑफिस अलग होते हैं, ठीक है। इट्स ओके, टिक मार्क लग गया, कोई फर्दर एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। जवाब अभी करते हैं अमेंडमेंट को और ये एडजस्टमेंट को, रिवीजन को ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल दीज टर्म्स कैन बी चेंज इंटरचेंजेबली। दीज टर्म्स कैन बी अमेंडमेंट, रिवीजन, एडजस्टमेंट, दीज ऑल मीन सेम थिंग। लेकिन मैं इसमें फर्दर पॉइंट अपना ज़रूर कमेंट ऐड करूँगा, बट इन अभी हम अमेंडमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, हमें लगे नहीं यार अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, तो अमेंडमेंट की ज़रूरत है। यस, मैनेजमेंट से कहा हाँ जनाब फिर अमेंडमेंट करनी है, बताएं क्या करेंगे। दो बातें हो सकती हैं, या तो अच्छी वाली मैनेजमेंट होगी, वो कहेगी हाँ जनाब बिल्कुल अमेंड करते हैं, या वो गंदी वाली मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो कहेगी जनाब छोड़ें सर, किसी को नहीं पता चला, बस ऐसे सामने आ गया, आपको पता है हमें पता है, कोई नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, नेक्स्ट डे भी आपने ऑडिट करना है, किसी को नहीं पता चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी, थोड़े अब कहाँ अमेंडमेंट के चक्कर में पड़ेंगे और सारा डिले हो जाएगा काम, इसको ऐसे ही जाने दें। नहीं, अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो ऐसे नहीं जाने देना। तो पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि अगर वो गंदी वाली मैनेजमेंट है जो कि अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है पर अमेंड करने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, इसका मतलब है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड, और तभी हम अमेंडमेंट के लिए कह रहे हैं ना। अगर ये मटीरियल बात होती तो फिर हम इंसिस्ट ही ना करते। तो अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अब इसका फैसला बड़ा मजे का है, मैं अमेंडमेंट की ज़रूरत है और मैनेजमेंट अमेंड नहीं करने के लिए, मैनेजमेंट अमेंड करने के लिए रेडी नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पड़ी हुई है। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, साइन हो गई थी ऑडिट रिपोर्ट, साइन की डेट की ऑडिट रिपोर्ट पर डेट डल गई है 30 सितंबर, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 30 सितंबर वो फ्राइडे हो और शाम को आपने साइन की हो, क्लाइंट किसी वजह से ऑफिस ना आ सका हो, नेक्स्ट डे सैटरडे है, फिर संडे है, और इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन तो कर दी है, बट पार्टनर की ऑफिस टेबल पे ही अभी पड़ी हुई है, और 2 अक्टूबर सुबह मंडे को ये सारा एपिसोड हो गया है और आप सीधा ही क्लाइंट के पास चले गए और अमेंडमेंट निकल आई, मैनेजमेंट कह रही है अमेंडमेंट नहीं करनी। तो ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है हमने अभी क्लाइंट को प्रोवाइड ना की हो, दैट इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल ऑफ ऑडिटर इन द ऑडिटर्स ऑफिस। सो क्लाइंट इज नॉट रेडी टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन तो कर दी थी, लेकिन वो अभी पार्टनर की टेबल पे ही पड़ी। आप कहेंगे ठीक है सर आपकी मर्जी, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। हम ऑफिस आएंगे, सीधा जाके वो जो ऑडिट रिपोर्ट हमने अनमॉडिफाइड वाली साइन करके रखी थी उसको जाके फाड़ेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे, श्रेड करेंगे, और एक नई ऑडिट रिपोर्ट उसी वक्त ड्राफ्ट करेंगे जिसकी लेंथ पिछली ऑडिट रिपोर्ट से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें आप ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन जो भी बन रहा होगा उसके ऊपर वो आप करेंगे और वो नई रिपोर्ट बनाएंगे और वो क्लाइंट को भेजेंगे। फिर क्लाइंट कहेगा है सर ये वो तो नहीं है जो आपने हमसे फ्राइडे को या थर्सडे को ड्राफ्ट शेयर किया था। आप कहेंगे बिल्कुल ये वो नहीं है, अंडर द न्यू सर्कमस्टांसेस अब तो ये ऑडिट रिपोर्ट होगी। तो फिर अगर ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पड़ी है तो बहुत बड़ी सेविंग हो गई, हम ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे एज पर ISA 705, और ये मैंने साथ साथ रेफरेंसेस भी देता जा रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से पैराग्राफ। लेकिन किस्मत बुरी थी, 30 सितंबर को था फ्राइडे, लेकिन वो क्लाइंट ने बंदा भेज दिया कि आप वेट करें जी मैं आ रहा हूँ रिपोर्ट लेने, या आपने कहा मैं निकल रहा हूँ जनाब तो मंडे को ले लीजिएगा ऑफिस से रिपोर्ट। किसी को तो नहीं पता था कि मंडे को क्या होना है। उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसा करें कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो पार्टनर ने कहा जी मैं गॉल्फ खेलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं जी? रॉयल फार्म। जरा अच्छा जी फिर मैं बंदा भेजा तो रॉयल फार्म से ले लेता हूँ। तो आप वो एनवेलप में रख के ले गए और वो आपसे रॉयल फार्म में ले गया। कोई पार्टनर गॉल्फ खेलने जाते हैं शाम को 5:30, कोई पार्टनर जो है वो क्लास पढ़ाने जाते हैं एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस की।
पूछेगा उसको एनवलप दे दीजिएगा, सील्ड एनवलप। तो बहरहाल वो फ्राइडे को ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट के पास चली गई है, चाहे आपके ऑफिस से, चाहे रॉयल फार्म से, चाहे पैक से। तो अब जनाब ऑडिट रिपोर्ट भी हम उनको दे चुके हुए हैं और क्लाइंट के साथ हमारी मंडे को मीटिंग हो रही है। वो कहेगा सर अब क्या करेंगे, ये देखें आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे पास है, वो हमारे सामने लहराएगा और हम कोशिश करेंगे उससे ऑडिट रिपोर्ट छीनने की, बट वो नहीं छीनने देगा। तो ऑडिट रिपोर्ट भी उनके पास है और वो अमेंडमेंट भी नहीं करने के लिए तैयार है। हमारे हाथ भी कट गए हैं, हमने ऑडिट रिपोर्ट भी साइन करके दे दी है, फिजिकली भी वो उनके पास पहुंची हुई है। अब हमने ये नहीं करना कि हम किसी जूनियर को बुलाएं और उससे कहें यार देखो तुम्हारी बड़ी अशद ज़रूरत पड़ गई है, किस दिन काम आएंगी आपकी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखना, मिशन इम्पॉसिबल। ये ना आज सुबह मेरी टेबल पे ये ऑडिट रिपोर्ट किसी तरह क्लाइंट से निकलवा के लानी है, तो आप किसी अपने ट्रेनी को, जूनियर को ये टास्क दें और उसे कहें ये वाला ऑडिट प्रोसीजर लगाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, तो ये काम नहीं करना क्योंकि वो अनएथिकल हो जाएगा। सही हो गया। तो जनाब ऑडिट रिपोर्ट चली गई है, अब आप रोना ही रो सकते हैं। आप जाएंगे मैनेजमेंट से कि अच्छा जी फिर हम ना ही समझें, फिर आप एक और मीटिंग कर लेंगे, दोस्त चार्ज गवर्नेंस के पास चले जाएंगे, देखें जनाब आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, फाइनेंशियल्स भी गलत हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी गलत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो अमेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेसिकली आपने दोस्त चार्ज गवर्नेंस को नोटिफाई करना है कि बेसिकली उन्हें ये कहना है कि प्लीज़ मेक श्योर these financials and our audit report should not be issued on 5th October as per plan before amendment। ये आपने उन्हें नोटिफाई करना, ये आपने उन्हें बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म करना है कि सर अब आप ये जिम्मेदारी आपके भारी कंधों के ऊपर, ये भारी जिम्मेदारी आपके नातमा कंधों पे हम डाल रहे हैं। तो 5 अक्टूबर को ये रिपोर्ट, जब तक ये अमेंडमेंट ना हो जाए, आपकी मैनेजमेंट नहीं मान रही है, आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता चले 5 अक्टूबर को आपके पास भी फाइनेंशियल आ जाएं, SECP भी चले जाएं और वही फाइनेंशियल जो कि अमेंड होने चाहिए, वही ऑडिट रिपोर्ट जो कि अनअमेंडेड है, वो इशू कर दे मैनेजमेंट। फिर हम क्या करें, अब क्या करें। अब अगेन वही बात है, ये मामला अब ऑडिटिंग को रहा नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं अब मामला ये हो गया है कानूनी, अब तो ये लीगल बैटल हो गई है। नाउ यू मस्ट सीक योर लीगल कोर्स एज पर लॉ। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, और वो आप पढ़ेंगे, हमने 720 में भी आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या क्या ऑप्शन है, AGM है, रेगुलेटर को बताएं, आप अखबार में ऐड दें क्या, लेकिन जो भी करें लीगल एडवाइस लेके आप काम करें। या आपको दोबारा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी 17 में कि टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर सीकिंग लीगल एडवाइस, और उसकी आपको एग्जाम्पल मिल जाए। तो ये तो वो साइड हो गई कि गंदी वाली मैनेजमेंट है जो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बट यूजुअली हमारा वास्ता ऑडिट के अंदर अच्छी वाली मैनेजमेंट से ही पड़ता है। वो अलहदा बात है, हम हमेशा यही सोचते हैं ऑडिट पढ़ते हुए कि मैनेजमेंट तो होती ही खबीस है और वो तो बैकी ही ऑडिटर को डॉच करने के लिए है, उनका तो काम ही है कि ऑडिटर को एविडेंस ना प्रोवाइड करें, और बहुत बेशुमार मिस स्टेटमेंट्स वो करती हैं मैनेजमेंट। नहीं, ऐसा ज़्यादातर मैनेजमेंट ऐसी नहीं होती। तो अच्छी वाली मैनेजमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम अमेंड करते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर देते हैं। अच्छा, अब जब अमेंड हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अब ज़रा देखते हैं अब हमने क्या करना है। पैराग्राफ 11A लगेगा। पैराग्राफ 11A ये कहता है कि जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर ले तो आपने उस अमेंडमेंट के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा के वेरीफाई करना है कि वो अमेंडमेंट सही लगी कि नहीं। अब उस अमेंडमेंट की बेशुमार एग्जाम्पल होती है। सपोज वो एक केस लॉ का जो डिसाइड हो गया था और पता बाद में चला, तो आप क्या प्रोसीजर लगाएंगे, वो केस की कॉपी लेंगे, लीगल एडवाइज़र का ओपिनियन लेंगे, उसमें कैलकुलेशन करेंगे कितनी अमाउंट की प्रोविजन होनी चाहिए थी, वो होगी कि नहीं होगी। अगर वो कोई डेटर की प्रोविजन के हवाले से था, उसका एविडेंस, उसका कंफर्मेशन,
उसकी कैलकुलेशन, इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर, तो आप उस अमेंडमेंट को चेक करेंगे कि उसका जो एविडेंस और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिफ्लेक्शन है वो सही हो गया या नहीं हो गया। ये है 11A, यानी यहाँ पे हम सिर्फ उस चेंज की वेरिफिकेशन और एविडेंस की बात करें। दूसरा काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11A के साथ या तो लगाएंगे आप 11B या लगाएंगे, ये देखें स्लैश पैरा 12। 11A मस्ट है, इसके साथ या लगेगा 11B या लगेगा पैरा 12। ठीक है, तो पहले देखते हैं 11B, यानी 11A तो लगना ही लगना, इसके साथ या 11B पैराग्राफ अप्लाई होगा या पैराग्राफ 12। मैं आपको इसलिए ये पैराग्राफ नंबर्स बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स और एग्जाम में पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे हमें इन पैराग्राफ्स का डायरेक्ट नॉलेज भी यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड के पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह 570 में आपको एक लिस्ट बताई थी ACAW वाली प्रोसीजर्स के पैराग्राफ में बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 6 से 9 एंड A6 से A9 तक स्टेज 1 के अंदर प्रोसीजर। तो इसी तरह ये 11A, 11B एंड 12 इज ऑल्सो वन ऑफ दो। सो 11A इज मस्ट, इसके साथ हम लगाएंगे या 11B या 12, ये हमारी मर्जी होगी, हमारी चॉइस होगी। अभी हम देखते, पहले हम बात करते हैं 11B की। 11B में लिखा हुआ है एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस न्यू ऑडिट रिपोर्ट। एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। इसको समझने के लिए छोटी सी एक हम डायग्राम बनाते हैं। अच्छा जी, सिचुएशन ये थी कि ये था हमारा ईयर एंड और वो था जी 30 जून। 30 जून और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज भी हुई, प्लस यही हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी है। क्या डेट रखी थी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन और ऑडिट रिपोर्ट डेट? क्या रखी थी हमने 30 जून के बाद? हाँ, थैंक यू, 30 ना 5 अक्टूबर में 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट की डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन की। इसके बाद हमारे सामने फैक्ट आ गया, फैक्ट किस दिन आया जी? फैक्ट 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हमने DDI किया। मैनेजमेंट ने कहा जी हमें थोड़ा टाइम दे, हम ठीक करते हैं। अब जाहिर है 5 अक्टूबर को प्लान था इशू करने का फाइनेंशियल, वो तो अभी नहीं होंगे इशू बिफोर अमेंडमेंट, तो वो 5 अक्टूबर वाली डेट फिलहाल तो हो गई 2 अक्टूबर। और प्रोबेबली इस सारे चक्कर में ना 7 दिन लग गए। उन्होंने अमेंडमेंट की, आपने भी चेक करनी है, अमेंडमेंट करने के बाद 11A आपने वेरीफाई भी करना है, तो उन्होंने अमेंडमेंट भी की, आपको ड्राफ्ट अकाउंट दोबारा से दिया, आपने आके वो चेंज किया, वेरीफाई किया, तो इसमें लग गया। आज डेट हो गई, आज डेट हो गई, अज्यूम करते हैं 9 अक्टूबर। आज हो गया 9 अक्टूबर। अब 9 अक्टूबर को क्या होगा जी? 9 अक्टूबर को याद रखना जी, 9 अक्टूबर को अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी ऑथोराइज, और 9 अक्टूबर को ही न्यू ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और उसकी डेट भी 9 अक्टूबर रखी जाएगी। तो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज होंगी 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को ही न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट। क्योंकि देखें ना, अब ये फाइनेंशियल में जो चेंज लग रही है वो 2 तारीख के 30 सितंबर के बाद लग रही है, तो जाहिर है अब उसकी जो अप्रूवल होनी है, ऑथराइजेशन होनी है, वो अब लेटर डेट पे होनी है। तो इस 9 अक्टूबर वाली फाइनेंशियल जो अप्रूव हो रही है उस पर 30 सितंबर वाली ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं चलेगी। बेशक अभी भी अनमॉडिफाइड है, पहले भी अनमॉडिफाइड है, बट आपको याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन डेट से पहले तो हो ही नहीं सकती, तो 9 अक्टूबर डाल जाएगी।
अब ये है न्यू ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे अब एक टेक्निकल मसला राइज हो गया। जब भी हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट चेंज करेंगे, स्टेज 1 बन गया, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स occurring अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब हमने पहले तो स्टेज 1 कहाँ पे क्लोज कर दी थी, 30 सितंबर तक, ये थी हमारी स्टेज 1। और मैनेजमेंट ने भी IAS 10 यहाँ तक अप्लाई किया था, लेकिन आज मैनेजमेंट IAS 10 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई यहाँ तक। हालांकि अब सवाल ये होगा 30 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक तो सिर्फ एक चेंज लगी ना, और हमने वो चेंज वेरीफाई की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट को इस वन चेंज के अलावा 30 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक अब जो ब्रांड न्यू इवेंट्स हो रहे हैं, एंड दोस कुड बी एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, उनका अफेक्ट भी इस अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब IAS 10 9 अक्टूबर तक लगेगा। तो रीजन तो एक फैक्ट बना, बट चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन डेट चेंज हो गई, तो वो जो केस 7 तारीख को लगना था, जो कि 30 सितंबर तक हम रोक चुके थे, उसको भी चेक करना पड़ेगा। और हो सकता है इन अमेंडेड फाइनेंशियल में कोई और प्रोविजन भी डालनी पड़े, कोई और फाइन पेनल्टी जो केस हार गए हैं उसको भी रिकॉर्ड करना पड़े या रिवर्स करना पड़े। एंड सेम गोज फॉर ऑडिटर एज वेल। वो जो हमने स्टेज 1 में अपनी एक्टिव ड्यूटी यहाँ तक रोकी हुई थी, उस एक्टिव ड्यूटी को अब आप एक्सटेंड करेंगे अप टू 9 अक्टूबर एज वेल। तो आपने सिर्फ 11A में सिर्फ ये एक चेंज वेरीफाई नहीं करनी, बल्कि you need to extend your audit procedure up to the new audit report date. This is what 11B is all about. So 11A and 11B. 11A stick to that one particular amendment, and 11B by default, because you are making a new audit report with a new date, you need to extend your stage 1 audit procedure, and now you are responsible for all events occurring up to the date of audit report, as the management would be responsible for IAS 10 to the amended financial statement authorization date. हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है 11A एंड 11B। बल्कि मैं चाहता हूँ आप स्टैंडर्ड से इसको एक दफ़ा पढ़ भी लें, खुद से पढ़ लें, मैं नहीं कॉल आउट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ आप ये 11 पैराग्राफ A एंड B ज़रा ये यहाँ से एक बार पढ़ लें। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ दोबारा अब्दुल्ला, एक दफ़ा ये पढ़ लें। ये जो बात मैंने की है, ये 11A और 11B 1 2 ये सारा एक दफ़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। प्लीज़ एक दफ़ा देख लें। गुड। सो ये वो हमने डायग्राम बनाई थी। और ये बात हमने यहाँ पे लिखी है। 11A procedure on amendment, 11B extend your audit procedures plus new audit. Stage 1, ये stage 1 है जी। This is stage 1. Events occurring between the date of financial and audit report.
एक्टिव ड्यूटी है, आइडेंटिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, ये ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, नॉर्मल, स्पेसिफिक, पैरा 6 से 9 और A6 से A9 वाले. दिस इज स्टेज 1. Auditor is responsible for all events occurring up to the date of audit report. ठीक है जी, आगे चलें. ओके, ये जो है ना पैराग्राफ 12, यानी वी हैव अ चॉइस either to apply 11B और 12. ठीक है, ये स्टेज 3 में भी आएगी, इसको हम होल्ड कर लेते हैं. पैरा 12 की एप्लीकेशन, ये जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली, इसको फिर हम जरा थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं. जरा स्टेज 3 को भी डिस्कस, फिर ये पैरा 12 की बात है. तो ये हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 डिस्कस की एक्सेप्ट पैराग्राफ 12. अब आते हैं स्टेज 3 के ऊपर, और स्टेज 3 के लिए हम चलते हैं अपने हैंडआउट का जो सेकंड पेज है. स्टेज 3 मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया. तो स्टेज 1 हम प्रीवियस पेज के ऊपर देख चुके हुए हैं, और स्टेज 2 अब स्टेज 3 है. स्टेज 3 है क्या? वही फैक्ट्स ही हैं, बट दिस टाइम फैक्ट्स विल बिकम नोन टू द ऑडिटर इवन आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड. तो एज पर आवर प्लान और स्केड्यूल 5 अक्टूबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई. उसकी कॉपी SECP में भी चली गई, शेयर होल्डर्स को भी चलेगी, सारी दुनिया को चली गई है 5 अक्टूबर को. और वो वाला मामला हमारे सामने 7 अक्टूबर को आया. ठीक है, तो पहले 2 अक्टूबर को आया था कि इशू होने से पहले. आज 7 अक्टूबर मीन इशू होने के बाद. हमने वो इशू वाली डेट 5 अक्टूबर अज्यूम की हुई है इसके. अब हम क्या करेंगे, स्टेज 3 देखते हैं, विच इज 90% आइडेंटिकल टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टेज 3. वही जिस तरह पैरा 10 में जो बात लिखी थी ना, इस दफा स्टेज 3 के लिए एग्जैक्टली वो बात पैरा 14 में लिखी है. क्या? पैसिव ड्यूटी है, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. हाँ, अगर वो चीज सामने आए जो कि पहले पता होती तो वही पैरा 14 में वही बात लिखी है जो पैरा 10 में है. DDI करें, वही DDI करें, और DDI करने के बाद अब मैं टर्म यूज करने लगा. देखें, रिवीजन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, ये मैंने खुद लिखी है. और स्टेज 2 के अंदर मैं टर्म यूज कर रहा था मैनुअल. ये मैंने डिफरेंस हाईलाइट करने के लिए लिखी है कि स्टेज 2 में हम टर्म यूज कर रहे हैं. स्टैंडर्ड के अंदर वर्ड अमेंडमेंट ही लिखी है, उसने एक जेनेरिक टर्म यूज की है, लेकिन मैं इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए स्टेज 2 के लिए टर्म यूज करूँ अमेंडमेंट, और स्टेज 3 के लिए वर्ड यूज करूँगा रिवीजन. इसको आप चाहे एडजस्टमेंट कह लें, जैसे भी कहें. तो हमने डिस्कस किया, डिटरमिन किया, इंक्वायर किया, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है. सो थैंकफुली नो वरीज, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल टू ऑल. लेकिन अगर रिवीजन की ज़रूरत है और गंदी वाली मैनेजमेंट है, चलें पहले अच्छी, इस दफ़ा अच्छी वाली मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, गंदी वाली मैनेजमेंट की बात नहीं करते. रिवीजन की ज़रूरत है और मैनेजमेंट रिवाइज करने के लिए तैयार है, यहाँ पे रिवाइज करने के लिए तैयार है. तो रिवाइज करने के लिए तैयार है. तो स्टेज 2 के अंदर हमने लगाया था पैराग्राफ 11A. बिल्कुल वही बात यहाँ पैरा 15A में लिखी है कि आप उस एक अमेंडमेंट या वो जो रिवीजन है उसके ऊपर वो वेरिफिकेशन आप वेरीफाई करना. 11A के साथ क्या लगता था स्टेज 2 में? 11A के साथ क्या लगना था? यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने वहाँ भी लिखा था 11A के साथ साथ क्या करना है, 11B और 12. अभी 12 को छोड़ देते हैं. तो जिस तरह 11A के साथ 11B लगना था, अब वो बात 15C में लिखी हुई है, और उसमें वही 2 बातें लिखी हैं जो हमने पहले पढ़ी थी. क्या? वही एक्सटेंड कर दें ऑडिट प्रोसीजर्स, और वही न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट. तो जो बात 11B में लिखी थी वही 15C में, यानी कि स्टेज 1 सिर्फ एक चेंज नहीं देखनी, बल्कि आपने वो इंक्वायरी दोबारा से स्टार्ट कर देनी है मैनेजमेंट से. हाँ जनाब, उस केस का क्या बना, वो डेटर के पैसे फंसे हुए थे,
वो पैसे मिले या नहीं मिले, उसका क्या एस्टिमेट है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो वो सारे चैप्टर्स जो हैं, सारे इश्यूज आपके दोबारा से ओपन अप हो जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा 11B की जगह 15C के साथ जो 12 है, अभी 12 को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये जो 12 है ये बिल्कुल वही है जो पीछे हमने डिस्कस करना है। लेकिन इस दफ़ा 2 पैराग्राफ्स और भी लग रहे हैं स्टेज 3 की वजह से। स्टेज 3 की वजह से स्टेज 2 में सिर्फ 11A था और 11B था, अभी 12 को छोड़ रहे हैं। 11A या 11B था। स्टेज 3 में 11A की जगह 15A वो बन गया, 11B की जगह 15C बन गया। लेकिन 2 पैराग्राफ और भी लग गए हैं, 15B एंड 16। ये जरा पढ़ते हैं। पैरा 15B में बैठता हूं मैं, क्या लिखा है? रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। अभी मैं इसकी बात करता हूँ, पहले 16 भी पढ़ लेते हैं, गौर करना है। स्टेज 3 के अंदर ये जो हम अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे होंगे, इसके अंदर या एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करें, जो कि स्टेज 2 में ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा स्टेज 3 के अंदर जब आप नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, उसमें एम्फो मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करें इन न्यू या अमेंडेड रिपोर्ट में। इसमें क्या लिखेंगे? फॉर रीजन ऑफ रिवीजन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर रीजन ऑफ रिवीजन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये बड़ा मजेदार, इस दफा स्टेज 3 में ये पैराग्राफ डालने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है, जरा गौर कीजिएगा। यूजर्स के पास एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक ऑडिट रिपोर्ट इसी साल 30 जून 2020 की ऑलरेडी मौजूद है, और आप एक महीने के बाद एक नई रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट यूजर को भेज रहे हैं। तो जो रिवाइज फाइनेंशियल होंगे ना, उसमें मैनेजमेंट एक नोट बनाएगी कि जनाब क्यों रिवाइज की है, क्या चीज मिस हो गई थी, क्या ओमिट हो गई थी, पुराने फाइनेंशियल और नए फाइनेंशियल में क्या फर्क है, वो एक नोट टू दी अकाउंट में देगी। और हमें भी अपने यूजर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्लेन करना है कि हम उसी साल के ऊपर एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट क्यों इशू कर रहे हैं। तो या तो हम एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में वो मैनेजमेंट को उस नोट को हाईलाइट करके कर दें कि प्लीज रेफर नोट अपना which explains the reasons for revision of financial statements and our opinion is not modified in respect of this matter। ये बात आप एम्फो मैटर में भी लिख सकते हैं और ये बात आप अदर मैटर में भी लिख सकते हैं। आज हमने एम्फो मैटर और अदर मैटर का एक एक और यूज अनलॉक कर लिया है, जो 706 की लिस्ट हम ऑलरेडी क्लास में प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। तो इस एम्फो मैटर और अदर मैटर की स्टेज 2 में क्यों जरूरत नहीं थी? एनी आइडिया वहां क्यों नहीं हमने उस ऑडिट रिपोर्ट में एम्फो मैटर या अदर मैटर बताया? हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वहां यूजर को के पास पुराने फाइनेंशियल थे ही नहीं। उनको तो यही जो अमेंडेड फाइनेंशियल और अमेंडेड, यही उनको पहली दफा मिले, और उनको नहीं पता चल रहा, हमने उस रिपोर्ट में नहीं लिखना, फाइनेंशियल में नहीं लिखना कि पहले ये था बाद में ये, उनके लिए यही फर्स्ट अकाउंट है। तो लिहाजा हम उसमें कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद है 5 अक्टूबर से पहले पहले वो काम इन हाउस हो गया बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। अब इस वक्त तो बात फैल चुकी थी ना हर जगह, लिहाजा अब उस बात को आपको क्लैरिफाई करना है कि उसके अंदर क्या रीजन था। तो ये एक टिपिकल पॉइंट है जो स्टेज 3 में एप्लीकेबल होगा, नेमली पैरा 16 ये लगाना ही लगाना है, और इसके साथ एक 15B भी लगेगा। 15B ये है कि एज एन ऑडिटर अंडर स्टेज 3 वी मस्ट रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। और ये स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट क्या है, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पॉइंट, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो कि अक्सर बस हम रूटीन में पढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। देखें रियल वर्ल्ड में क्या होता है, मैनेजमेंट ने ना आपसे, मैनेजमेंट का इरादा ये था कि यार इस साल के फाइनेंशियल जब फाइनल होते हैं ना, तो मैनेजमेंट का प्लान था हमने ये कंपनी बेच देनी, इसको सेल आउट कर दें।
और मैनेजमेंट ने, जाहिर है कंपनी जब सेल आउट करने का इरादा है तो मैनेजमेंट की पूरी कोशिश होती है कि अच्छी फिगर्स दिखाई जाएं ताकि अच्छी शेयर की वैल्यू लगे और हम अपने शेयर बेच के निकल जाएं। तो सपोज यहाँ भी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा काम किया था, एक मिस स्टेटमेंट थी जो समहाउ इट स्किप्ड द ऑडिटर्स अटेंशन। ऑल्दो अगर ऑडिटर को पता हो कि मैनेजमेंट के प्लान कंपनी सेल करने हैं तो उसको एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाना चाहिए कि क्योंकि IAS 240 भी है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं because we could see a reason we could see a reason for management in maybe inclined towards making a fraudulent financial reporting. Anyhow वो skip हो गई ऑडिटर की अटेंशन और वो अकाउंट जो है वो सपोज इशू हो गए। अब इशू हो गए और मैनेजमेंट की वो इंटेंस नेगोशिएशन जो हैं विद द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द कंपनी वो स्टार्ट हो गई हैं। मीनवाइल क्लाइंट की बैड लक कह लें, आपकी खुशकिस्मती कह लें, आपकी फाइल का रिव्यू हो रहा था, रिव्यू में एक पॉइंट निकल आया, ओहो ये तो डिफर्ड टैक्स की वर्किंग भी गलत हुई हुई है, ओहो ये तो स्टॉक की वैल्यूएशन गलत हुई है और इससे तो ये स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, डिफर्ड टैक्स एसेट ये तो सारा रिकग्नाइज हो गया है, हालांकि इस डिफर्ड टैक्स एसेट की जो रिकवरेबिलिटी है वो तो कम है। आप में से सब बहुत सारे लोगों को याद होगा IAS 12 में डिफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर एक सीलिंग टेस्ट होता है, कोई भी एसेट हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते और डिफर्ड टैक्स एसेट अगर एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा फ्यूचर टैक्सेबल टेम्परेरी जो है डिफरेंसेज या फ्यूचर जो टैक्स लॉसेज हैं, फ्यूचर टैक्सेबल इनकम उसको वर्क आप कैलकुलेट करते हैं और वो डिफर्ड टैक्स एसेट उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो तो रिकवर ही नहीं हो सकता। तो ये रिव्यू में हाईलाइट हो गया, एक गलती निकल आई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो ठीक ठाक उसका मटेरियल इम्पैक्ट है, वो डिफर्ड टैक्स एसेट उतना आप डी रिकग्नाइज करेंगे तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, ज़्यादा है आपने उसको ख़त्म करना है। एसेट रिकग्नाइज किया तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हुई हुई थी, कोई और प्रोविजन होनी चाहिए थी, प्रोविजन मिस हो गई, फैक्ट सामने आ गया, गलती हो गई। अब हम मैनेजमेंट के एक तरफ देखें, मैनेजमेंट बड़ी खुश है कि बड़ी अच्छी प्राइस लगनी है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ नेगोशिएशन चल रही, उधर से जनाब ऑडिटर आ गए, सर एक पॉइंट डिस्कस करना है क्या, ये फाइनेंशियल तो ओवर स्टेटेड है, आपको तो स्टॉक की वैल्यूएशन गलत है, ये तुम्हारा पॉइंट अब सामने आया है, ये तो डिफर्ड टैक्स एसेट गलत रिकग्नाइज हुआ हुआ। अब मैनेजमेंट जो होती है ना वो कभी भी ऑडिटर से जान पूछ के ना कन्फ्रंट नहीं करते क्योंकि बहरहाल गलती तो है। अब मैनेजमेंट एक तरफ कंपनी सेल भी करना चाहती है उन्हीं फिगर्स पे, लेकिन दूसरी तरफ वो ऑडिटर को नाराज भी, क्योंकि देखें अगर मैनेजमेंट वो जो हमने पढ़ा था गंदी वाली मैनेजमेंट, वो कहेगी नहीं नहीं हम नहीं करते चेंज, बस आप कर लें जो करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाके SCCP को लेटर लिख देंगे, ICAP को लेटर लिखेंगे, वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी और सूनर और लेटर बड़ी जल्दी वो बायर को भी पता चल जाएगी, वो भी अपनी नेगोशिएशन रोक देगा, भाई ये क्या हुआ है। तो कोई भी मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि ऑडिटर को कहो चलो चलो जो मर्जी कर लो, हम नहीं करते थे, वो प्ले करते हैं, वो कहेंगे अच्छा ओहो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, चले शुक्र है जी आपने पॉइंट रेज कर दिया, ठीक है जी हम करते हैं रिवाइज, आप वो कहेंगे हाँ जी हम करते हैं रिवाइज, क्योंकि आप DDI करेंगे, इंक्वायर करेंगे, वो क्या करते हैं रिवाइज, आप कहेंगे अच्छा जी कब दे रहे हैं आप हमें ड्राफ्ट, वो हमारा अकाउंटेंट जो है ना वो आपको पता है वो CA फाइनलिस्ट है बच्चा, तो वो एग्जाम आ रहे हैं, वो एग्जाम लीव पे गया हुआ है, वो जो ही आता है एग्जाम लीव से वापस 2 हफ्ते की उसकी छुट्टी रह गई है, 2 हफ्ते बाद आता है तो फिर हम चेंज करके फिर आपको देते हैं। अच्छा अगर आप ये बात सुन के आ गए तो ठीक है। 2 हफ्ते बाद पूछा, वो लड़का जो है ना वो बीमार हो गया है, वो गया हुआ था घर छुट्टियों पे, उसको जनाब वो ज्वाइंटस हो गया है, उसने देखे रिपोर्ट भी भेजनी है, वो 2 हफ्ते मजीद बाद में आएगा, फिर करते हैं रिवाइजर। अब नाउ दिस इज गेटिंग सीरियस, मैनेजमेंट आपको मना भी नहीं कर रही, तो कह रही है हाँ जी रिवाइज करना है, लेकिन डिले कर रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं, उन्हीं फाइनेंशियल्स पे कंपनी डिग जाए और वो वहाँ से निकल जाए, करते रहेंगे फिर नई मैनेजमेंट और आप रिवाइज। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया है इस स्टेज 3 के अंदर रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। अब ये कौन से स्टेप्स होते हैं, जिस दिन ऑडिटर और मैनेजमेंट ने मिलकर किस्म का DDI किया ना और दोनों ने एग्री किया हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना है, उस दिन मैनेजमेंट को एक काम करना था, उन्हें SCCP अपने सारे शेयर होल्डर्स को थ्रू अ वेबसाइट, थ्रू अ corrigendum, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू यूजिंग कंपनी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको एक अनाउंसमेंट करनी थी, क्या प्लीज बी अवेयर, अपने यूजर्स को कहते हैं डियर शेयर होल्डर्स, प्लीज स्टॉप रिलाइंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कॉपी ऑफ विच इज इन योर हैंड, वी हैव डिस्कवर्ड a revision, we have discovered an amendment or adjustment, and we are in the process of revising the financial statement, copy of which you are going to get very soon. क्योंकि देखें रिवाइज होने में टाइम लगता है, अकाउंटेंट छुट्टी पे हो ना हो लेकिन बहरहाल टाइम लगता है, तो ये मैनेजमेंट का फर्ज है, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट फौरी तौर पे ये स्टेप तो उठाए ना कि दुनिया को बताए कि भाई ये फाइनेंशियल गलत हैं, इन पे रिलाई ना करें, किसी का नुकसान ना हो जाए गलत खाने से, हमें पता चल गया, ऑडिटर को पता चल गया, मैंने सबको बताया, और फिर आप रिवाइज करते रहे। तो हमने एज एन ऑडिटर ये इंश्योर करना है स्टेज 3 में क्या मैनेजमेंट ने वो स्टेप उठाए हैं या नहीं उठाए, तो ये भी हमने इंश्योर करना। अगर तो मैनेजमेंट ने वो स्टेप्स उठाए हैं, नेसेसरी स्टेप इन्फॉर्म कर दिया यूजर को एचसीसीबी को, तो फिर तो ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर मैंने *1 लगा दिया। तो भी हम देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने स्टेप्स नहीं लगाए तो हमने क्या करें। पहले बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये कौन से स्टेप्स मैनेजमेंट लेने हैं, क्यों लेने जरूरी हैं, और ऑडिटर का इन स्टेप्स को रिव्यू करना क्यों जरूरी है। और स्टेज 2 में ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि स्टेज 2 में वही रीजन है कि भाई उनके पास अकाउंट्स गए ही नहीं है, तो लिहाजा उन्हें क्या परेशान करना, उनके पास तो भी अकाउंट पहुंचे ही नहीं है, कोई है ही नहीं उनके पास। गुड, वेरी गुड। अब आते हैं, ये देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल, वो *1 को भी साथ ही इसमें, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज ना करे, इवन *1, तो बेसिकली मैंने यहीं से लिंक, वो यही सिनेरियो बन जाता है, यानी मैनेजमेंट या तो रिवाइज करने के लिए तैयार ही ना हो, या रिवाइज करने के लिए तैयार है लेकिन उन्होंने वो स्टेप्स ही नहीं उठाए, ड्रामे कर रहे हैं। स्टेप्स ना लेने का सिंपल मतलब है मैनेजमेंट ड्रामा कर रही है, अंडर हैंड डिस्कशंस कर रही है, फाइनलाइज करें, ऑडिटर के हाँ जी अभी करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, बहुत टॉप प्रायोरिटी है, बस ये अकाउंटेंट से रब्ता हो रहा है, वो फोन नहीं उठा रहा, तो ये ऐसे ही करते हैं, सीए फाइनलाइज में फोन बंद करके बैठ जाते हैं, पेपर्स के बाद वो करेगा, वो सिग्नल नहीं आ रहे, ये वो ड्रामे करेंगे। तो दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या है, दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या है कि मैनेजमेंट अगर रिवाइज ना करने के लिए तैयार हो फाइनेंशियल, या वो नेसेसरी स्टेप्स नहीं उठा रही, किसको शिकायत लगानी है, किसको शिकायत लगानी है, मैनेजमेंट, और फाइनली दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। अगर ये सारा कुछ होने के बाद भी नेसेसरी एक्शन ना हो, फिर वही बात है, वही बातें जो हमने पहले पढ़ी थी, बस बेसिकली ये सारा कुछ ये मिलके बन जाएगा, मैंने लिख दिया, ये इक्विवेलेंट टू वही 17 और ये 19-20 में जो लिखा था, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर सीकिंग लीगल एडवाइस, आफ्टर सीकिंग लीगल एडवाइस। तो ये है इसका, इस सिचुएशन के अंदर हमने उसको कैसे हैंडल करना है। अगर मैनेजमेंट रिवाइज ना करे या रिवाइज करने के लिए सपोजिटली तैयार है बट वो स्टेप्स नहीं उठा रही, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब इस स्टैंडर्ड में हमारी एक चीज रह गई है, ये चाहे स्टेज 2 थी या स्टेज 3 थी, स्टेज 2 थी या स्टेज 3 थी, ये जो पैराग्राफ नंबर 12 की एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है और स्टेज 3 के अंदर, तो ये हमने एक तो डिस्कस करना है पैरा 12, और फिर मैंने आपके साथ इसका एक पास्ट पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा। ये होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, तो इंशाल्लाह 560 को कंप्लीट करेंगे। कंपनीज एक्ट की ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे जो मैंने ग्रुप में लगाई हुई थी। बेसिकली आपका वो चैप्टर 14 है स्टडी टेक्स्ट का, जो सप्लीमेंट में रिवाइज हुआ, चैप्टर 14 का पैराग्राफ 4 है, जो आपका आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है उसमें चैप्टर 14 का पैरा 4 है। मैंने वैसे ग्रुप में लगा भी दिया, अपलोड भी हो जाएगा वो, और इंशाल्लाह कल ही फिर हमें टाइम भी मिलेगा तो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज पे जा रहे होंगे ISA 800। सारे तो नहीं कर सकेंगे 800 या थोड़ा सा 805, फिर नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह ये सीरीज भी कंप्लीट करेंगे, तो फिर हमारा जो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग वाला ग्रेड है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो कल 5
नहीं, 500 सीरीज में सिर्फ 560 और 570 की जरूरत थी क्योंकि उसका ऑडिट रिपोर्ट में इम्पैक्ट है। बाकी सीरीज 500 जो इंशाल्लाह हम ग्रेड बी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये कल का एजेंडा होगा इंशाल्लाह, यहीं से आगे टेकअप करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। सी यू ऑल गाइस इंशाल्लाह, टेक वेरी गुड केयर, अल्लाह हाफिज।